यो गाइस, ईज़नामी हियर। स्वागत है नई वीडियो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक कर देना। हॉस्पिटल में रेयर ब्लड का सिर्फ एक बैग बचा था। तीनों बहनें फिक्र के मारे पागल हो रही थीं। वो चिल्लाईं और डिमांड करने लगीं कि ये ब्लड बैग गुही को दे दिया जाए। हम गुही को चुनते हैं। गुन, तुम तो अकेले भी संभाल लोगे, लेकिन गुही की स्किन पर तो सिर्फ एक मामूली खरोच थी। मेरी पास्ट लाइफ में मैं इस रीजन की सबसे अमीर फैमिली का असली यंग मास्टर था। फिर भी मैं अपने ही जन्मदिन पर अपनी विला में जलकर मर गया। मेरी तीनों बहनें जान हथेली पर रखकर आग के उस समंदर में कूदी, लेकिन उस नकली यंग मास्टर को बचाने के लिए, जो अभी तक जागा भी नहीं था, वो मेरे बारे में पूरी तरह भूल गई, जिसे उन्होंने नैनी रूम में लॉक कर दिया था। आग की लपटों में घिरे होने का वो एहसास, मेरे शरीर का इंच हिस्सा उस तड़पा देने वाले दर्द में जल रहा था। मैं इस लाइफ टाइम में उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद ऊपर वाले को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी लाइफ दोबारा जीने का एक चांस दिया। लेकिन इस बार मैं सच में थक गया हूं। वो फैमिली लव, जिसके लिए मैं कभी बुरी तरह तरसता था, आखिर में उसने मुझे सिर्फ अंतहीन दर्द दिया। लेकिन इस लाइफ में वो पछता क्यों रहे हैं? इससे पहले कि मैं अपने थॉट्स कलेक्ट कर पाता, मेरे कानों में अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आई। दूसरी बहन गीहा दरवाजे के बाहर जोर से चिल्ला रही थी, ग्वेन, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, है ना? मेरे लिए दरवाजा खोलो अभी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने अनएजुकेटेड बदतमीज हो, तो हमें तुम्हें पिक ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी बहन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि मैंने वो टूटा हुआ दरवाजा खोल दिया। ग्वेन, हाँ, अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसने मुझे लकड़ी का वो टूटी बाह वाला पपेट उठाते हुए देखा और मैंने उसे फर्श पर जोर से पटककर चकनाचूर कर दिया। सॉरी, मैं गलत था। मुझे अपनी पास्ट लाइफ में गुहाई के साथ अफेक्शन के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए था। जिस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने गुही के साथ इतनी बड़ी लड़ाई की, वो यही लकड़ी का पपेट था। ये वो गिफ्ट था जो दूसरी बहन गिंघा ने मुझे तब दिया था जब मैं पहली बार गू फैमिली में वापस आया था। मैंने इसे किसी कीमती जेम की तरह संभाल कर रखा था और अपने बेड के सिरहाने सजाया था। लेकिन गुहाई ये अच्छी तरह जानता था और फिर भी उसने जानबूझकर इसके लिए मुझसे लड़ाई की। उसने इंटेंशनली पपेट की एक बाह तोड़ दी थी। उस वक्त गुहा की आंखों की वो चमक मुझे वॉर्न कर रही थी कि उन चीज़ों को पाने का वहम मत पालो जो मेरी नहीं है। लेकिन अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। नीचे खड़े लोगों ने शोर सुना और चेक करने के लिए ऊपर भागे। मेरे फादर ग्वान ने फर्श पर टूटे हुए पपेट के टुकड़े देखे और अपनी भौहें से कोड़ ली। जहां तक उस नकली यंग मास्टर गोए की बात है, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। आई एम सॉरी ब्रदर ग्वेन, ये मेरी गलती है। तो मुझे जितना चाहे नार लो या डांट लो, पर प्लीज दूसरी बहन से नाराज मत हो। वो बस तुम्हारा भला चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हें डिनर के लिए नीचे बुलाया था। अगर ये शब्द सुनने से पहले की बात होती तो मैं पक्का गुस्से के मारे मर जाता, पर अब जब मुझे कोई परवाह नहीं है तो मुझे ये सीन बहुत ही रेडिकुलस लग रहा है। बस करो, तुम एक जवान मर्द होकर बात पर रोते हो। क्या तुम्हें ये डिस्गस्टिंग नहीं लगता? मैं बेपरवाह होकर दरवाजे के फ्रेम से टिक गया और गुवाई को अपनी एक्टिंग करते हुए शांति से देखने लगा। गुवाई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी कोई बात कहूंगा। मुझे खाने के लिए बुला रहे हो? क्या तुमने कभी एक बार भी मेरा वेट किया है? ये वाकई फनी है। जब भी मील टाइम होता है, कोई मुझे नहीं बताता कि मैं लेट आया हूं या जल्दी। अगर मैं लेट आऊं तो मुझे गुज्जान से डांट पड़ती है कि मेरा कोई टाइम सेंस नहीं है। जल्दी आऊं तो मुझे लालची कहा जाता है। ये तो हद दर्जे का डबल स्टैंडर्ड है। ग्वेन, मैं देख रही हूं कि तुम और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होते जा रहे हो। तुम्हारा भाई सिर्फ तुम्हारा भला चाहता है। इस मोमेंट पर मेरी माँ ल्यूचिन आगे आई। साफ बात है कि मैं उनका सगा बेटा हूं, लेकिन उनका एटीट्यूड मेरे और गुहाई के लिए जमीन आसमान जैसा है। ये खुला फेवरेटिज्म देखने की मुझे पुरानी आदत हो गई है। मैंने बेबसी से हाथ हिलाया, जो मन आए कहो। इतना बोलकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया और सबको बाहर लॉक कर दिया। गू जाने से और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। रिबेल कर रहे हो क्या? तो फिर आज खाना खाने का सपना भी मत देखना। ये कहकर वो सबको नीचे ले गया। सिर्फ दूसरी बहन गूचिंग वहां सुन ही रहा। पहले तो जब भी वो नाराज होती थी, मैं किसी छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह उससे माफी मांगता था। मुझे दरवाजे के बाहर जो हो रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं सीधे बेड पर लेट गया और सो गया। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गया था। अगली सुबह जल्दी मैंने सिंपल वॉशअप किया और घर से निकल गया। आखिर मेरी एग्जिस्टेंस पर वैसे भी कोई ध्यान नहीं देता। पूरी फैमिली के लिए आंखों की किरकिरी बनने से अच्छा है कि जल्दी निकल जाऊं।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हॉल में बड़ी बहन ग्वानिंग कॉफी पीते हुए मिल जाएगी। जीयू फैमिली की कंपनी आज जो फल फूल रही है वो पूरी तरह उसके मैनेजमेंट की वजह से है। मेरा इरादा उसे इग्नोर करने का था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, पीछे से एक ठंडी आवाज ने मुझसे सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। ये कहकर मैं सीधे जीयू फैमिली की विला से बाहर निकल गया। उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। बड़ी बहन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे भाई को क्या हो गया है। पास्ट में जब भी वो मुझे देखता था, हमेशा पास आकर प्यार से ग्रीट करता था, भले ही मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसकी नजरों में जब मैं उस साल वापस आया था तो मैं सिर्फ फैमिली की एसेट्स के पीछे था। उसने तो एक बार मुझ पर उसकी ज्वेलरी चुराने का इल्जाम भी लगाया था। पर आज मैं इतना क्यों बदल गया हूं? एक्चुअली जीयू फैमिली में सबके पास अपना पर्सनल ड्राइवर है, बस मेरे पास नहीं है। मैंने कभी इन चीजों की डिमांड नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये फैमिली सोचे कि मैं कंफर्ट का लालची हूं। पर आखिर में इसने उनकी सोच नहीं बदली। सड़क पर चलते हुए मैंने वो ठंडी हवा महसूस की जो मैंने लंबे समय से फील नहीं की थी। अब जाकर मुझे वाकई लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। पता चला कि जब तक आप परवाह नहीं करते, आपको चोट नहीं पहुंचती। वो फैमिली लव जिसके लिए मैं कभी जुनून के साथ तरसता था, उनकी आंखों में शायद सिर्फ एक मजाक था। अब से मैं उन चीजों के लिए कभी भीख नहीं मांगूंगा। स्कूल पहुंचकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और टेक्स्ट बुक खोली। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब था। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने अपना पूरा दिमाग उन सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स पर लगा दिया था। अपना गॉड गिफ्टेड टैलेंट बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे टॉप टियर ग्रेड्स गिरते चले गए थे। इस लाइफ में मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि उस सारी नॉलेज की भरपाई कर सकूं जो मैंने पहले मिस कर दी थी। इसी बीच ग्यू हाउस में ग्वान डाइनिंग टेबल पर किसी फूटने वाले ज्वालामुखी की तरह खामोश बैठा घूर रहा था। ग्वेन कहाँ है? क्या वो अब तक नहीं उठा? अभी क्या टाइम हो रहा है? क्या वो पूरी फैमिली को अकेले अपने लिए वेट करवा रहा है? गुहुआई साइड से धीरे से बोला, ब्रदर ग्वेन शायद अभी भी दूसरी बहन से नाराज हैं। मुझे ऊपर जाकर ब्रदर ग्वेन से माफी मांगने दीजिए। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर गिंग हा ने उसे वापस नीचे खींच लिया। वो नखरे कर रहा है, उसे गुस्सा होने का क्या हक है? आखिर वो एक टूटा हुआ लकड़ी का पपेट ही तो था। मैं उसके लिए दूसरा खरीद दूंगी जब मैं वापस आऊंगी। गिंग हा अभी कुछ और कहने ही वाली थी कि हमेशा चुप रहने वाली बड़ी बहन ग्वानिंग बोल पड़ी। वो चला गया। जैसे ही ये शब्द कहे गए, डाइनिंग टेबल पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। एक पल बाद ग्वान ने धीरे से अपना मुंह खोला। इतनी जल्दी चला गया? वो कहाँ गया? बटलर लियू, कौन सा ड्राइवर ग्वेन को ले जाने का इंचार्ज है? एक तरफ खड़े सफेद बालों वाले बटलर लियू हड़बड़ाते हुए आगे आए। यंग मास्टर ग्वेन हमेशा पैदल ही स्कूल जाते हैं। सच तो ये है कि बटलर लियू को भी ये बात समझ नहीं आती थी। साफ बात है कि ग्वेन भी जीयू फैमिली का मेंबर है, तो उसे पैदल स्कूल क्यों जाना पड़ता है? ग्वान ने जोर से टेबल पटकी। उसे पैदल जाने की परमिशन किसने दी? या उसे लगता है कि हमारी जीयू फैमिली एक ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकती? मास्टर, आपने ही कहा था जब यंग मास्टर वापस आए थे कि ज्यादा दिखावा नहीं करना है, इसलिए हमने ड्राइवर अरेंज नहीं किया, बटलर लियू ने धीरे से कहा। ग्वान पहले तो चुप हो गया। उसने सोचा था कि चूंकि मुझे बाहर से वापस लाया गया था तो यकीनन मेरी आदतें खराब होंगी। उसे डर था कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे जीयू फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए उसने टेम्परेरी तौर पर ड्राइवर अरेंज नहीं किया था। अनजाने में 1 साल बीत गया। एक पल में ग्वान ने अपना स्ट्रेस से भरा माथा रगड़ा। किसी को ग्वेन को ड्राइव करने के लिए असाइन करो। उसे मुंह खोलकर मांगना तक नहीं आता, हर दिन पैदल चलता है, ये कैसा लगता है? साफ था कि गलती उसकी थी, फिर भी वो इसका इल्जाम मुझ पर डालना चाहता था। जी मास्टर, बटलर लियू ने ऑर्डर लिया और किसी सूटेबल इंसान को ढूंढने निकल गए। मेरी मां लियू चीन ने भी ग्वान को उलाहने भरी नजरों से देखा, जैसे उसे पहले ध्यान न देने के लिए ब्लेम कर रही हों। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे लिए इतनी अच्छी थीं। उन्हें बस अपनी मां के तौर पर हुई नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वाकई उस शाम स्कूल के बाद एक लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। यंग मास्टर, प्लीज अंदर बैठिए। सूट पहने एक यंग लड़के ने जल्दी से बाहर निकलकर मेरे लिए दरवाजा खोला और पिछली सीट पर दूसरी बहन गिंग हा बैठी थी। मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये देखकर कि मैं हिला नहीं, गिंग हा ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और सीधे हाथ बढ़ाकर मुझे अंदर खींच लिया। ड्राइवर लिटिल सियांग ने अजीब तरह से 2 बार खांसा और हमें सेफ रहने को रिमाइंड किया। फिर कार स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? गिंग हा ने मुझे एक नाखुश एक्सप्रेशन के साथ देखा, पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन ना देखकर गिंग हा और ज्यादा चिढ़ गई और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। पर जैसे ही उसने पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि मेरी कलाई डरावनी हद तक पतली थी। उसने आखिरकार साफ देख लिया कि मेरा शरीर कितना दुबला और कमजोर था।
क्या तुम हमेशा से इतने स्किनी रहे हो? हाँ, जीयू फैमिली द्वारा ढूंढे जाने और वापस लाए जाने से पहले मैं हमेशा भटकता रहता था, भूखा रहता था। एक वक्त खाना मिलना और अगले वक्त पेट भरा होना नॉर्मल था। सरवाइव करना आसान नहीं था। जीयू फैमिली में वापस आने के बाद भी सबकी बेरुखी की वजह से मैं अक्सर मील टाइम्स मिस कर देता था। कभी कभी जब मैं टाइम पर होता तो मुझे हर तरह के रीजंस की वजह से बीच में ही डांट दिया जाता। जाहिर है, मैं खाना गले के नीचे नहीं उतार पाता था। जीयू फैमिली सख्त रूल्स वाला एक प्रेस्टीजियस खानदान है। खाने के टाइम के बाद कुछ भी खाने या पीने की इजाजत नहीं है। जहां तक स्नैक्स और पेस्ट्रीज की बात है, एक बार डांट खाने के बाद मैंने उन्हें दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। मैं नहीं चाहता था कि फैमिली मुझसे नफरत करे, इसलिए मैं हमेशा बहुत ओबेडिएंट, आज्ञाकारी रहता था। अगर पड़ोस वाली आंटी जियांग चुपके से मेरे लिए थोड़ा खाना नहीं बचाती तो मुझे डर है कि मैं अभी से भी ज्यादा पतला होता। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे आपकी गू फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। एक नैनी रूम में रहना गलियों में भटकने से तो बेहतर ही है। तुम्हारा मतलब क्या है? आपकी गू फैमिली क्या होता है? गिंगहा के अंदर जो थोड़ी बहुत गिल्ट जागी थी, उसकी जगह तुरंत गुस्से ने ले ली। क्या तुम जीयू फैमिली के मेंबर नहीं हो? अगर तुमने चीजें न चुराई होती, जानबूझकर गुहुआई को धक्का न दिया होता और बाहर घटिया लोगों के साथ न घूमते, तो क्या हम तुमसे इतनी नफरत करते? मैं वाकई स्पीचलेस था। अपना सिर खिड़की की तरफ घुमा लिया। उसे और अटेंशन देने की जहमत नहीं उठाई। जीयू विला वापस पहुंचकर सजी हुई टेबल पर खाना देखकर मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। सोकर उठने के बाद से मैंने एक दिन और एक रात से कुछ नहीं खाया था। तुम्हें अभी भी घर का रास्ता याद है? गुआन ने टेबल पटकी। अगर ये पहले की बात होती तो मैं यकीनन अपना सिर झुका लेता, कांपते हुए उसकी डांट का वेट करता। आखिर में मुझे वैसे भी खाना नहीं मिलता, सिर्फ वापस नैनी रूम में जाकर पछताने के लिए भेज दिया जाता। पर इस बार मैं शांति से बैठ गया, एक एग्रीमेंट निकाला और उसे गुआन के सामने रख दिया। जब गुआन ने एग्रीमेंट का कंटेंट साफ साफ देखा तो वो तुरंत एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और उसने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? मैं फर्श पर सीधा लेट गया। अपनी सुध वापस पाने में काफी समय लगा। मेरे मुंह के कोने से खून की एक लकीर तक निकल आई। मां लियू चीन और गिंगहा दोनों इस अचानक हुए सीन से दंग रह गए। सिर्फ गू हुआई अपनी चेयर पर बैठा था, मन ही मन खुश हो रहा था। कमीने ग्वेन, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ की हर चीज मेरी है, तो क्या हुआ अगर तुम उनके सगे बेटे हो? लियू चिन के रिएक्ट करने के बाद वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। ग्वान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बेहोश हो गया। कॉन्शियसनेस होश के आखिरी मोमेंट में मुझे अपनी लाइफ हाथों से फिसलती महसूस हुई। शायद इस तरह मर जाना भी अच्छा है। ग्वान को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी। उसके चेहरे की वो सख्त नफरत गायब हो गई और उसकी जगह पैनिक, घबराहट ने ले ली। मैं बस एम्बुलेंस बुलाता हूं, जल्दी करो। बड़ी बहन ग्वानिंग, जो ये सब ड्रामा देख रही थी, अब और शांत नहीं बैठ सकी। उसने एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। एम्बुलेंस आने के बाद दर्जनों लोग मुझे उस पर लादने के लिए दौड़े। लियू चिन पूरे समय मेरे पास बैठी रही, मेरे लिए दुआ करती रही कि मुझे कुछ ना हो। गू हुआई भी साथ आना चाहता था, पर ग्वान ने मना कर दिया। तुम बस घर पर रहो। सबको मेरे लिए परेशान होते देख गू हुआई की आंखों में न छिपने वाली नफरत भर गई। ग्वेन, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम वापस ही क्यों आए? पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने वो सब चुराया था जो हक से मेरा था। हॉस्पिटल में मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। लियू चिन आंसुओं से भीग गई थी। वो इतनी फिक्रमंद थी कि ग्वान के सीने पर हाथ मार रही थी। अपने आप को देखो, तुम हमारे बेटे के साथ इतने स्ट्रिक्ट, सख्त कैसे हो सकते हो? मैं बस उस मोमेंट में गुस्से में था, मेनली इसकी वजह से। ग्वान ने वो एग्रीमेंट दिखाते हुए कहा जो मैंने उसे पहले दिया था। उसमें साफ तौर पर फादर सन रिलेशनशिप खत्म करने की बात लिखी थी। उस पल में सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस एग्रीमेंट को यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखते हुए वहां काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, जब तक कि ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा नहीं खुला। सबका ध्यान वहां गया। पेशेंट की फैमिली कौन है? सफेद कोट पहने और हाथ में क्लिपबोर्ड लिए एक डॉक्टर ने पूछा। मैं उसकी मां हूं। क्या एचएन ठीक है? मिसेस गू दौड़कर आगे आईं और डॉक्टर के कंधे पकड़ लिए। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। डॉक्टर ने अपने सामने खड़े लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन के साथ देखा। वो सब बहुत ही लग्जरी कपड़ों में थे, साफ तौर पे अमीर लोग थे, लेकिन अंदर जो पेशेंट था वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। वो ठीक है, बस लंबे समय से मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। साथ ही आपने जो गिरने की बात बताई, उसे घर ले जाइए और पक्का कीजिए कि वो रेस्ट करे। उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए और वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर भी बहुत क्यूरियस, उत्सुक थे। आखिर वो गिरा कैसे कि उसकी ये हालत हो गई? क्या ये फैमिली कुछ छिपा रही है? डॉक्टर को वो ठीक है कहते सुन लियू चिन ने आखिरकार चैन की सांस ली। तो डॉक्टर, क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? हाँ,
पर पेशेंट को परेशान मत कीजिएगा। जी जी, थैंक यू डॉक्टर। लियू चीन ने हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से मेरे बेड के पास आईं। गुआन भी अंदर आना चाहता था, पर बड़ी बहन ने उसे रोक दिया। डैड, आप पहले बाहर वेट कीजिए। गुआन जानता था कि गलती उसकी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बस मुझे सबक सिखाना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर इतना कमजोर होगा, पर वो अभी भी यही सोच रहा था कि यकीनन ग्वेन को ढंग से रहना नहीं आता और वो उनसे रिश्ता भी तोड़ना चाहता है। क्या गुआन ने ग्वेन के साथ गलत किया था, या गू फैमिली ने? अगर जियू फैमिली न होती तो ग्वेन अभी भी एक अनाथ होता। अब भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था कि अगर उन्होंने तब लापरवाही से मुझे खोया न होता तो मुझे इतनी मुसीबतें क्यों झेलनी पड़ती। एक नॉर्मल फैमिली की कम से कम गर्माहट भी मुझे कभी नसीब नहीं हुई। लियू चिन ने हॉस्पिटल के बेड पर मेरे पीले पड़े चेहरे को देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छूने ही वाली थीं कि मैंने झटके से अपना चेहरा हटा लिया। उनका हाथ हवा में ही अजीब तरह से रुक गया। आखिर में उन्होंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अचेन, मम्मी सॉरी है, मेरे साथ घर चलो। ये शब्द सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैं उठकर बैठ गया। लियू चिन ने जल्दी से मुझे सपोर्ट दिया, जैसे उन्हें डर हो कि मुझे फिर से चोट लग जाएगी। आप चाहती हैं कि मैं वापस आऊं? जरूर। मेरी आंखों में इन लोगों के लिए सिर्फ मजाक था। मैं बहुत पहले ही सारी उम्मीदें खो चुका था। गू हुआई को बाहर निकाल दीजिए और मैं वापस आ जाऊंगा। उसने इतने सालों तक मेरी लाइफ हड़प कर रखी है। ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? पहले मुझे लगता था कि एक इंसान के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, भले ही खून का रिश्ता न हो। मैं गू हुआई के साथ शांति से रहने को तैयार था, उस नकली यंग मास्टर के साथ जिसने मेरी पहचान चुराई थी। पर बाद में मुझे पता चला कि गू हुआई का मेरे साथ शांति से रहने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ मुझे भगाकर मेरी पहचान पूरी तरह हथियाना चाहता था। अब जबकि ऐसा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। ग्वेन, अनरीजनेबल मत बनो। गुइंग हाँ गुस्से भरी आंखों से मुझे देखते हुए सबसे पहले आगे आई। सही बात है, एचन ए हुआई की और कोई फैमिली नहीं है। वो बहुत बेचारा है। अगर तुम उसे अभी जाने को कहोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? यहां तक कि लियू चिन का हाथ भी थोड़ा कांप गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी डिमांड रखूंगा। कैसे सर्वाइव करेगा? वो लगभग एडल्ट जवान हो चुका है। क्या वो अपने दम पर सर्वाइव नहीं कर सकता? तो फिर मेरा क्या? पैदा होने से लेकर अब तक मैं इन सालों में कैसे सर्वाइव कर गया? मैंने ठंडी हंसी हंसी। अगर मैं एक अनाथ होकर सर्वाइव कर सकता हूं तो गू हुआई जो लगभग जवान हो चुका है क्यों नहीं कर सकता? ये सिर्फ एक बहाना है। ग्वेन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। डोंट पुश योर लक। बड़ी बहन ग्वानिंग, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। उसे वाकई मेरे लिए थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था, पर मेरी तुलना में उसे गू हुआई की ज्यादा फिक्र थी, जिसके साथ वो 10 साल से ज्यादा रही थी। अगर कोई और कंडीशन होती तो शायद वो मान जाती, पर यह तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अपने सामने खड़े तीनों लोगों को देखा और जम्हाई ली। इस रिजल्ट का मुझे पहले से ही अंदाजा था। शायद शुरुआत से ही मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद बची थी कि काश वो गू हुआई को निकालने के लिए मान जाए। जब आप ऐसा कह रही हैं तो मेरे पास क्या चॉइस है? मेरा समझौता सुनकर लियू चीन ने राहत की सांस ली। उनके दिल में वो अभी भी नहीं चाहती थीं कि उनका 10 साल का गोद लिया हुआ बेटा गू हुआई फैमिली छोड़कर जाए। आखिर उन 10 सालों का लगाव झूठा नहीं था। तो फिर चलो घर चलते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उन्हें टोक दिया। तो फिर चलिए अपना रिश्ता खत्म करते हैं। तुमने क्या कहा? लियू चिन बुरी तरह कांपने लगी। भले ही उन्होंने बाहर वो एग्रीमेंट देखा था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बात सीधे मुंह पर कह दूंगा। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? बड़ी बहन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे महसूस हो रहा था कि मैं बदल गया हूं। पुराना मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहता, पर वो भूल गई थी कि पुराना मैं ये भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो मुझे आग की लपटों में जलकर मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे। मैंने कहा, चूंकि आप उसे जाने देना नहीं चाहती तो चलिए रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। मैंने हर शब्द साफ साफ बोला, इस डर से कि कहीं वो सुन न पाए। फादर गुआन, जो बाहर खड़े थे, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब से तुम जीयू फैमिली के मेंबर नहीं हो। ये कहते हुए उन्होंने सीधे एग्रीमेंट पर अपने साइन किए और उसे मेरे सामने जोर से फेंक दिया। उन्हें लगा कि मैं बस दिखावा कर रहा हूं और सच में रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा। आखिर जीयू फैमिली का मेंबर बनना तो कितने ही लोगों का सपना होता है। उन्हें लगा कि कुछ ही समय में मैं रोते हुए उनके पास आऊंगा और अपनी गलती मानूंगा। एक्चुअली लियू चिन, बड़ी बहन और दूसरी बहन को भी यही लग रहा था। उन सबको लगा कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। रिफ्रेशिंग। तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर गुआन। मैंने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने पास ही रखे डॉक्टर के पेन को पकड़ा और जल्दी से उस पर अपने साइन कर दिए। ये सीन देखकर वो सब वहीं सन्न रह गए। उन्होंने मरते दम तक ये नहीं सोचा होगा कि मैं सच में साइन करने की हिम्मत कर दूंगा।
यहां तक कि बड़ी बहन ग्वानिंग जैसी बिजनेस आयरन लेडी भी मेरे हाथ में पकड़े पेन को यकीन न कर पाने वाली नजरों से घूरती रह गई। अब जाकर उसे समझ आया कि मुझे वाकई जीयू फैमिली की कोई परवाह नहीं है। बदतमीज बेटे, तुम इतने बदतमीज हो। तुमने सच में साइन करने की हिम्मत की। बहुत अच्छे, चलो यहां से। फादर ग्वान गुस्से के मारे कांप रहे थे। मैं भी देखता हूं कि बिना जीयू फैमिली के सपोर्ट के तुम वो कैसे सरवाइव करेगा। बोलने के बाद वो मुड़ा और चला गया। लियू चिन उसे वापस खींचने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। हालांकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। आखिर मैं उनका सगा बेटा था, उनका अपना खून। गोइंग हां वहां किसी स्टैचू मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। जब पास खड़ी बड़ी बहन ने उसकी आस्तीन खींची तब जाकर उसने रिएक्ट किया। ग्वेन, बाद में हमारे पास रोते और गिड़गिड़ाते हुए मत आना। ग्वानिंग को इस मोमेंट पर भी यही लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, बल्कि मैं बस उनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूं। उसे लगा कि जल्द ही मैं पहले की तरह उनके पास भाग कर आऊंगा और भीख मांगूंगा। रुकिए। जैसे ही वो जा रहे थे मैंने उन्हें रुकने के लिए आवाज दी। ग्वानिंग मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था मैं बस दिखावा कर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें जाते देखा मैं और शांत नहीं बैठ सका। इस बार वो मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी, सिर्फ इस बात पर कि मैं गू हुआई को बाहर निकालना चाहता था। ये दिखाने के लिए काफी था कि मेरा दिल कितना पत्थर का है। लियू चिन ने भी चैन की सांस ली। शुक्र है, जब तक अचेन अपनी गलती मान लेता है वो इस बात को और आगे नहीं बढ़ाएगी। चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी एक फैमिली हैं। लेकिन मैंने एक बैंक कार्ड निकाला। आपने मुझे जो पैसे दिए थे मैंने उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। ये टोटल कुछ 10,000 के आसपास हैं। साथ ही आपके घर पर रहते हुए मेरा खाना और स्कूल की फीस, वो भी कुल मिलाकर कुछ 10,000 ही होंगे। मैं इसे आपके लिए राउंड फिगर कर देता हूं। ये कहते हुए मैंने मेडिकल रिकॉर्ड से एक खाली पन्ना फाड़ा और उस पर एक IOU कर्ज का पर्चा लिख दिया। फिक्र मत कीजिए, इसे अपने पास रखिए। जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और पार्ट टाइम काम कर सकूंगा तब मैं आपको ये सब चुका दूंगा। इस मोमेंट पर फादर ग्वान का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाकई उनके साथ एक क्लियर लाइन खींचना चाहता हूं। लियू चिन का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 1 साल में उन्होंने मुझ पर जो पैसे खर्च किए, जिसमें ट्यूशन फीस भी शामिल थी, वो कुछ 10,000 तक भी नहीं पहुंचे थे। जबकि सब जानते थे कि गू हुआई की हर हफ्ते की पॉकेट मनी ही कुछ 10,000 से ज्यादा थी। ये देखते हुए कि उनका IOU लेने का कोई इरादा नहीं है, मुझे उसे वापस रखना पड़ा। हॉस्पिटल के कमरे की उस सफेद छत को देखते हुए मुझे अपने दिल में एक ऐसी हल्कापन महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। शायद मैं कभी इस रिश्ते को सच में संजो कर रखता था, पर अब और नहीं। फादर गुआन और बाकी लोगों के विला लौटने के बाद फादर गुआन ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखा एक महंगा फूलदान चकनाचूर कर दिया। इस बदतमीज की ये हिम्मत! क्या हमारी गू फैमिली ने उसके साथ कोई गलत किया है? गू हुआई ऊपर छिपा हुआ ये सब सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। लगता है ग्वेन ने उन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया। ये वो खुद अपनी मौत मांग रहा है। मुझे दोष नहीं दे सकते। बटलर लियू, मुझे उस लड़के के कमरे में ले चलो, उसका सारा सामान बाहर निकालो। फादर गुआन गुस्से में दहाड़े। उन्हें यकीन नहीं था कि मैं जीयू फैमिली छोड़कर सरवाइव कर पाऊंगा। हालांकि बटलर लियू थोड़े हिचकिचा रहे थे, पर वो मन ही मन सिर्फ आह भर सके। मैं भी चलूंगी, गोइंग हाँ बोल पड़ी। उस किड के हाथ हमेशा से गंदे रहे हैं। उसने पहले भी बड़ी बहन का नेकलेस चुराया था। क्या पता उसने और क्या क्या छिपा रखा हो। लेकिन जब फादर गुआन और बाकी लोगों ने मेरा कमरा देखा तो वो पूरी तरह सन्न रह गए। एक छोटा सा सिंपल बेड, एक डेस्क जिसपे कुछ छोटी चीजें सजी हुई थीं, एक छोटी अलमारी जिसमें कपड़ों के कुछ सेट थे। इनके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लियू चिन भी सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पाई। अपना मुंह ढंककर उनके आंसू लगातार गिरते रहे। एक मां के तौर पर वो पिछले लगभग 1 साल से अपने सगे बेटे के कमरे में नहीं आई थीं। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं था? बायस्ड भेदभाव करने वाले लोगों को कभी महसूस नहीं होता कि वो भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल पहले से ही टेढ़े होते हैं। ग्वानिंग डेस्क पर रखी छोटी चीजों को खाली नजरों से घूरती रही। वहां वो छोटा पौधा था जो उसने दिया था। वहां वो फोटो फ्रेम था जो तीसरी बहन ने दिया था। वह पौधा हरा भरा और घना बढ़ रहा था। यह साफ था कि मैंने इसकी बहुत सावधानी से देखभाल की थी। अचानक ग्वानिंग ने अपने पास खड़ी दूसरी बहन गिंग हां की तरफ देखा। ग्वेन का वो लकड़ी का पपेट, हाँ वही जो मैंने उसे दिया था। गोइंग हां को याद आया कि उसने तब मुझे कैसे डांटा था। अचानक उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा। तो उसकी नजरों में ये चीजें वाकई इतनी इंपॉर्टेंट जरूरी थीं। फिर उसने इसे तोड़ा क्यों? मास्टर, क्या हमें अभी भी इसे साफ करना चाहिए? बटलर लियू ने सही मौके पर पूछा। उन्हें भी मेरे लिए मन ही मन अफसोस हो रहा था।
इतने लंबे समय के बाद आखिरकार मुझे अपनी फैमिली की फिक्र नसीब हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस मोमेंट पर फादर ग्वान भी सदमे में वहीं खड़े रह गए। वो ओरिजिनली बस मुझे डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जियू फैमिली का मेंबर होने के नाते किसी को भी फालतू खर्च या ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछले 1 साल से मैं इतनी बदहाली में रह रहा था। ग्वान, मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम एचेन को ढूंढकर वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियू चिन अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो फादर ग्वान पर चिल्लाईं और अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ी। पर इस सब का क्या फायदा था? देर से मिला प्यार घास और कचरे से भी सस्ता होता है। और तो और उस एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो चुके थे। जब तक लियू चिन दोबारा हॉस्पिटल पहुंची, मैं बहुत पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उन्होंने कई दिनों तक मुझे ढूंढा पर कोई खबर नहीं मिली, जब तक कि आज क्लासरूम का दरवाजा नहीं खुला। प्रिंसिपल ने क्लास में बैठे स्टूडेंट से पूछा, ग्वेन कौन है? एक मोमेंट के लिए बाहर आओ। मैंने जल्दी से अपनी किताब नीचे रखी। प्रिंसिपल को मुझसे क्या काम हो सकता है? ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ और बहनें हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? प्रिंसिपल जानते थे कि मैं बचपन से ही अनाथ रहा हूं। वो अपने पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आए थे, इस डर से कि कहीं ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स, मानव तस्कर न हों। क्लासमेट्स क्यूरियस होकर दरवाजे के बाहर देखने लगे। वाह, ये लोग कौन हैं? ये सच में बहुत खूबसूरत हैं। भले ही उन तीनों ने सनग्लासेस पहने थे, पर उनका ऑरा आभा छिपाना मुश्किल था। एचिन, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? लियू चिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके आंसू तुरंत गिर पड़े, लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया। मैंने अपना हाथ सीधे पीछे खींच लिया। मैं आप लोगों को नहीं जानता, प्लीज यहां से जाइए। इतना कहकर मैं सीधा क्लासरूम में वापस चला गया। ये देखकर प्रिंसिपल ने लियू चिन को रोक दिया, जो क्लास में घुसना चाहती थी। चूंकि वो आपको नहीं जानता, प्लीज यहां से जाइए। इतना कहकर वो सिक्योरिटी बुलाने ही वाले थे। अब तक जियू फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूं। तीसरी बहन गुइंग शुअर, जो अब तक खामोश थी, उसने अपने चेहरे से सनग्लासेस हटा दिए। उसकी पॉपुलैरिटी आजकल आसमान छू रही थी। ये ग्वेन सच में अपनी किस्मत को ज्यादा आजमा रहा है, ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो हमें नहीं जानता। लियू चीन ने आह भरते हुए कहा, चलो अभी वापस चलते हैं, हम कल फिर आएंगे। क्या हमें फिर से आना होगा? गुइंग शुअर थोड़ा नाखुश थी। मेरी मानो तो बस थोड़ा वेट करो। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि मैं बस भाव खाने, हार्ड टू गेट का गेम खेल रहा हूं। उसे लगा कि कुछ दिन इग्नोर करने पर मैं खुद बिल्ली की तरह वापस आ जाऊंगा। लियू चिन कुछ कहना चाहती थी, पर गुइंग शुअर उन्हें बिना कुछ बोले खींचकर ले गई। ग्वानिंग ने भी मेरी क्लास की तरफ देखा। उसे मेरे लिए गिल्टी तो महसूस हो रहा था, पर उसकी ज्वेलरी चोरी होने वाली बात भी तो सच थी। उसे लगा कि अगर ये सच में मेरा कोई गेम है तो इससे अच्छा है कुछ दिन वेट किया जाए। शायद मैं खुद दरवाजे पर माफी मांगने और वापस आने की भीख मांगने आऊं। जल्दी चलो बड़ी बहन, आज गू हुआई का बर्थडे है। क्या आपने उसके लिए गिफ्ट्स तैयार किए हैं? गुइंग शुअर ने याद दिलाया। बिल्कुल किए हैं। सालों पहले वही था जिसने मुझे पानी में डूबने से बचाया था। वो मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई है, ग्वानिंग ने कहा। इस वक्त हाई सिटी के प्लैटिनम हैंक होटल के गेट पर लोगों की भारी भीड़ थी। वहां लग्जरी कारों का तांता लगा था। मेरे बेटे की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, जवान होने की रस्म में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब डिनर पार्टी शुरू होती है। जैसे ही फादर ग्वान ने अपनी बात खत्म की, शहर के बड़े घरानों के दर्जनों यंग मास्टर्स और लेडीज ने गू हुआई को घेर लिया और गिफ्ट्स देने की होड़ लग गई। गू हुआई का चेहरा खुशी से चमक रहा था। ग्वेन सच में चला गया। अब ये पूरी जियू फैमिली मेरी है। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो ग्वेन। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। एक शानदार गाउन पहने गिंग, हाँ, कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ? बड़ी बहन ग्वानिंग ने पूछा। कुछ नहीं, बस अचेन के बारे में सोच रही थी। ये सुनते ही ग्वानिंग भी खामोश हो गई। वाकई आज मेरा भी बर्थडे था। बड़ी बहन, दूसरी बहन, मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? गू हुआई उनके पास आकर बैठ गया और उम्मीद से गिफ्ट्स मांगने लगा। ग्वानिंग ने अपने पीछे से एक कीमती बॉक्स निकाला। ये पाटेक फिलिप वॉच है। क्या तुम्हें पसंद आई? मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू बड़ी बहन, गू हुआई ने खुशी से कहा। फिर वो गिंग हाँ की तरफ मुड़ा। दूसरी बहन, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आप भूल तो नहीं गई ना? गोइंग हाँ अपनी सोच से बाहर आई। मैं कैसे भूल सकती हूँ छोटे भाई, ये पोर्शे कार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अब तुम एडल्ट हो गए हो, तुम्हारी अपनी कार तो होनी ही चाहिए। पर गू हुआई को यह नहीं पता था कि गिंग हाँ के पीछे एक छोटा बॉक्स और भी था। उसके अंदर वही लकड़ी का पपेट था जिसे मैंने पहले जमीन पर पटक कर तोड़ दिया था। मैं जरा बाहर जा रही हूं। इससे पहले कि गू हुआई थैंक यू कह पाता, गिंग हाँ वो छोटा बॉक्स लेकर वहां से निकल गई।
जब मैं अनाथालय ऑर्फनेज वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां अंदर कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? मैंने घबराकर दरवाजा खोला और तभी एक जोर का पॉप हुआ। आसमान से कॉन्फिटी कलरफुल कागज उड़ने लगे और मेरे कंधों पर गिरने लगे। ब्रदर गुएन, हैप्पी बर्थडे। 1 दर्जन बच्चे किसी बंदर की तरह मुझ पर झपट पड़े। ब्रदर गुएन, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। मैंने इसे खुद आपके लिए ड्रॉ किया है। शाओचियाओ नाम की एक छोटी बच्ची ने मुझे एक ड्राइंग दी जिसमें ढेर सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थीं। मैं उसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नमूना कह सकता था, पर मैंने उसे पूरी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। ब्रदर गुएन, ये मेरा लट्टू स्पिनिंग टॉप है, फ्लेम टॉर्नाडो। इसे संभाल कर रखना। और ये मेरे अल्ट्रामैन कार्ड्स भी। अपने सामने इन अजीबो गरीब गिफ्ट्स, लट्टू, योयो, अल्ट्रामैन कार्ड्स को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं, पर मैंने उन्हें पूरी इज्जत के साथ लिया क्योंकि मैं जानता था कि इन बच्चों के लिए ये चीजें दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं जो वो मुझे दे सकते थे। सब नीचे उतरो। क्या तुम ब्रदर गुएन को दबाकर मार डालोगे? 15-16 साल की एक लड़की आगे आई। बच्चे उसे देखकर किसी जंगली जानवर की तरह अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। उस लड़की ने मुझे पेपर क्रेन, कागज के पक्षी से भरा एक जार दिया। ये तुम्हारे लिए है। मेरा दिल भर आया। ये उसने क्लास के बाद अपने खाली समय में खुद अपने हाथों से बनाए थे। गुएन, ज्यादा मत सोचो। मैंने ये खरीदे हैं, खुद नहीं बनाए। म्यू वॉन्टिंग ने थोड़ी घबराहट में सफाई दी। मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया। थैंक यू। जैसे ही बर्थडे सॉन्ग बजने लगा, मेरी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपना सब कुछ उन सोकॉल्ड रिश्तेदारों पर लुटा रहा था और उन लोगों को इग्नोर कर रहा था जो मुझसे सच में प्यार करते हैं। पता चला कि इस अंधेरी रात में भी मेरे लिए एक मोमबत्ती जल रही है। भले ही ये मोमबत्ती हल्की है, पर यह सिर्फ मेरी है। ठीक है, अब लाइट्स जलाओ। मैं तुम लोगों के लिए केक काटूंगा। मैंने मोमबत्ती बुझाई, पर कोई विश नहीं मांगी। झूठी उम्मीदों पर यकीन करने से बेहतर है कि मैं खुद पर यकीन करूं। सबको केक का बस एक छोटा सा टुकड़ा मिला। म्यू वॉन्टिंग ने देखा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया तो वो थोड़ा नाराज हो गई। उसने अपना हिस्सा मेरे सामने कर दिया। ये हिस्सा तुम्हारे लिए है। ज्यादा मत सोचो, मैं डाइटिंग पर हूं। मैंने म्यू वॉन्टिंग को देखा जो मुझसे भी ज्यादा दुबली थी और मुस्कुरा दिया। मैंने बस चखने के लिए एक छोटा टुकड़ा लिया। अनाथालय के बाहर एक शानदार गाउन पहने एक लड़की इधर उधर टहल रही थी। आखिर में गिंग हा ने अपना मन बना लिया। अपना गाउन उठाकर उसने अनाथालय की उस पुरानी दहलीज पर कदम रखा। गुइंग हा को देखकर मैं बस एक आह भर सका। क्या मैंने वो घर गुहुआई और उन लोगों के लिए नहीं छोड़ दिया था? वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या वो तभी संतुष्ट होंगे जब मैं उनके लिए आग में जलकर मर जाऊंगा? मिस गू, अगर आपको यहां कोई काम नहीं है तो प्लीज वापस जाइए। गिंगहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ घर चलो। जब तक तुम माफी मांग लोगे वो कुछ नहीं कहेंगे। मेरे दिल में एक दुख की लहर उठी। तो प्लीज मुझे बताइए मिस गू, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए और मेरी गलती क्या थी? गुइंगहा काफी देर तक हकबकाती रही, जैसे उसके गले में कोई मछली का कांटा फंस गया हो। वो एक शब्द नहीं बोल पाई। वो जानती थी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस अब भी यही सोच रही थी कि मैं पहले जैसा ही हूं। चाहे मेरी गलती हो या न हो, मुझे ही हमेशा पहल करके अपनी गलती माननी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्हें लगता था कि मैं एक जंगली बच्चा हूं जिसे बाहर के तौर तरीके नहीं पता। तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी। तुमने हमारे साथ ऐसा बिहेव धमकी क्यों किया? ग्वेन, तुम गू हुआई को बाहर निकालने पर इतने क्यों अड़े हुए हो? एक तरफ 10 साल के लगाव वाला गोद लिया हुआ भाई है तो दूसरी तरफ खून के रिश्ते वाला सगा भाई। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं किसे चुनूं? इतने जिद्दी मत बनो। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या आप लोगों ने कभी मुझे अपना सगा भाई माना भी है? मैंने पलटकर पूछा। जब भारी बारिश हो रही थी तब आपने मुझे एक दिन और एक रात बाहर घुटनों के बल बैठाए रखा। मुझे तेज बुखार था, जबकि आप उस नकली भाई के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने एक ठंडी आह भरी। छोड़िए, बस जाइए यहां से। अपनी पास्ट लाइफ में सोकॉल्ड फैमिली से उम्मीद रखने जैसी बेवकूफी मैं एक बार कर चुका था, जो काफी थी। लेकिन गिंगहा ने पागलों की तरह मेरा हाथ पकड़ रखा था। आई एम सॉरी, मैं पहले गलत थी। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये वो बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये कहते हुए उसने एक छोटा बॉक्स खोला। उसके अंदर वही चीज थी जिसे मैंने चकनाचूर कर दिया था और अब उसने अपने हाथों से उसके टुकड़े जोड़ दिए थे। मैंने इसे खुद जोड़ा है। मैंने उस लकड़ी के पपेट को उठाया और उसे गौर से देखा। थैंक यू। लेकिन अगले ही सेकंड गिंगहा की खौफजदा नजरों के सामने मैंने उस पपेट को सीधे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने खुद अपने हाथों से उस चीज को फेंक दिया जिसे मैं कभी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता था। जब गुइंगहा बेजान और बुझी हुई रूह के साथ घर लौटी तो सब लिविंग रूम में काफी समय से उसका वेट कर रहे थे। तुम्हारे भाई की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी थी, तुम कहां गई थी? फादर गू बहुत गुस्से में थे।
तब जाकर गिंग हाँ होश में आई और उसने एक एक शब्द साफ साफ बोला, मैं अचेन से मिलने गई थी। एक जोरदार धमाके के साथ फादर गू ने कांच का कीमती गिलास सीधे फर्श पर दे मारा। तुम्हें उससे मिलने जाने की परमिशन किसने दी? गू हुआई साइड में खड़ा अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। नाखून मांस में गहरे धंस रहे थे, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ग्वेन, तुम वहीं मर क्यों नहीं गए? तुम्हें मर जाना चाहिए था। आज अचेन का बर्थडे है, गिंग हा ने फुसफुसाते हुए कहा। ये शब्द निकलते ही वहां सन्नाटा छा गया। यहां तक कि फादर गू जो गालियां चिल्लाने वाले थे वो भी उनके गले में अटक गईं। अगर बाहर वालों को पता चल जाता कि जीयू फैमिली ने एक नकली यंग मास्टर के लिए इतनी बड़ी सेरेमनी रखी और अपने सगे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया तो पता नहीं कितनी बातें होती। लियू चिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। एक मां होने के नाते वो अपने सगे बेटे का बर्थडे भूल गई थीं। मैं वापस जा रही हूं, गुइंग हा ने दुखी होकर कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसके सामने ही वो पपेट फेंक दिया जिसे उसने खुद जोड़ा था। पास्ट में तो मैं हमेशा उसकी बात सुनता था। उसने तो मुझे बस कुछ बातें ही सुनाई थीं, पर उसने मुझे डांटा क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि गू हुआई ने गलती से पपेट की बांह तोड़ दी थी। पर गू हुआई का वो मतलब नहीं था। उसने तो बस कहा था कि वो क्यूरियस था और उसे देखना चाहता था। अचानक गिंग हा को कुछ एहसास हुआ। गू हुआई के पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उसने मेरा लकड़ी का पपेट क्यों छीना? ये समझते ही वो पूरी तरह पैनिक हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो गया? आई एम सॉरी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लियू चिन ने पागलों की तरह ड्राइवर को कार तैयार करने का ऑर्डर दिया। वो अपने बेटे को ढूंढना चाहती थी। बस करो, आज बहुत देर हो गई है। कल वो और बच्चे तुम्हारे साथ चलेंगे। फादर गू उठे और अपने कमरे में चले गए। गोइंग श्योर थोड़ा कंफ्यूज थी। वो इस फैमिली का मेरे प्रति भेदभाव साफ महसूस कर सकती थी। ऐसा लगता था कि मैं जो भी करूं वो गलत ही है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात बोले, क्योंकि एक बार मेरा साथ देने की वजह से उसे बहुत डांट पड़ी थी, जबकि वो मेरी गलती नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जब सब किसी को गलत मानते हैं तो वो इंसान गलत ही होता है। ग्वानिंग ने गिंग हा के कमरे का दरवाजा खोला। उसे रोता देख उसने आह भरी। तीसरी बहन, अब सो जाओ। कल अचेन को सब साफ साफ समझा देना। गिंग हा ने अपना सिर हिलाया। वो मुझे माफ नहीं करेगा। ग्वानिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हमें उसकी माफी की क्या जरूरत है? उसने मेरी ज्वेलरी चुराई और गू हुआई को टारगेट किया। क्या ये सच नहीं है? अगले दिन मेरे दिमाग में खुद पैसे कमाने का आइडिया आया। सड़क पर स्टॉल लगाना, पर उसके लिए कुछ स्टार्टअप कैपिटल पूंजी चाहिए थी। धीरे धीरे काम करके पैसे बचाने होंगे। तभी कई लग्जरी कारें तेजी से मेरी तरफ आईं। वो गू फैमिली के लोग थे। वो जल्दी से कार से उतरे और मेरी तरफ दौड़ पड़े। क्या बात है आंटी लियू, आपको मुझसे क्या काम है? मैं बस उन्हें जल्दी से भगाना चाहता था। ये शब्द सुनते ही लियू चिन के दिल पर जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें मम्मी तक नहीं कहूंगा। गू हुआई की आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने मुझे पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे झटक दिया। लानत है, एक जवान मर्द होकर दिन भर बेचारा बनने की एक्टिंग करते हो। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? गू हुआई वहीं सन्न रह गया। उसे कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक आई और गायब हो गई। लियू चिन भी मुझे यकीन न कर पाने वाली नजरों से देख रही थीं। उनकी याद में मैंने कभी किसी को डांटा नहीं था। अपने सामने इन लोगों को सन्न देख मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। वाकई गालियां देने से दिल काफी साफ महसूस होता है। ब्रदर ग्वेन, अगर आप वापस आने के लिए मान जाएं तो मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे, चाहे आप मुझे ये घर छोड़ने के लिए कहें। गू हुआई ने फिर एक्टिंग शुरू कर दी। फिर से वही ड्रामा। मैं ये सब देख देख कर थक गया था। ऊपर से वो मेरा साथ दे रहा है, पर हकीकत में वो मुझे फंसाना चाहता है। क्यों? तुम्हारा भाई वैसा इंसान नहीं है ना एचन? लियू चिन ने मिन्नत भरी नजरों से मुझे देखा। उन्हें लगा कि मैं सच में उसे बाहर नहीं निकालूंगा। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि हॉस्पिटल में मैंने जो कहा था वो बस गुस्से में था। अगर आप लोग सिर्फ इसके लिए आए हैं तो मेरे पास आपका मनोरंजन करने का टाइम नहीं है। सिर्फ गिंग हाँ जानती थी कि मैं ये सब चिढ़ में नहीं बोल रहा था। रुको, मम्मी तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाई है। लियू चिन ने जल्दी से एक छोटा सा कीमती बॉक्स निकाला। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। इसे वापस ले जाइए, मेरा बर्थडे खत्म हो गया है। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। कल मेरा बर्थडे था, आज गिफ्ट देने का क्या मतलब? अपने सगे बेटे को घर से निकाल दिया ताकि गू हुआई कंफर्टेबल आराम से रह सके, और अब मुझे ढूंढने आए हो? अगर ये घटियापन नहीं है तो क्या है? आचिन, दरवाजा खोलो। लियू चिन चाहे जितना चिल्लाती रहीं, उन्हें मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो सब हताशा में वहां से चले गए। वापसी के रास्ते में गू हुआई लियू चिन के बगल में बैठा था। उसने अपनी बातों से लियू चिन को सांत्वना दी, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। गिंग हाँ,
जो अब तक खामोश थी, उसने अचानक गू हुआई की तरफ देखा। सीरियसली गू हुआई, क्या तुमने तब जानबूझकर ग्वेन का लकड़ी का पपेट तोड़ा था? जैसे ही ये शब्द निकले, उस बड़ी कार में अचानक सन्नाटा छा गया। दूसरी बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गू हुआई की आंखें पल भर में फिर से लाल हो गईं। लियू चीन भी वक्त रहते गू हुआई के बचाव में उतर आईं। क्या ये सिर्फ एक लकड़ी का पपेट नहीं है? गू हुआई का वो मतलब नहीं था, लेकिन वो लकड़ी का पपेट मैंने अचेन को दिया था। तुमने उस पपेट को लेने की जिद क्यों की थी? गोइंग हा एक एक कदम आगे बढ़ती गई। गू हुआई एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया और बस हकलाते हुए सफाई देने लगा। मैं तो बस क्यूरियस था। तीसरी बहन, मैं ब्रदर गुएन को हर्जाना दे सकता हूं, बस वो मुझे माफ कर दें। मैं कुछ भी करूंगा। ये देखकर लियू चीन ने जल्दी से गू हुआई को गले लगा लिया। बस करो चिंग हा। गू हुआई का वो मतलब नहीं था। मम्मी को ऐसा करते देख गिंग हा का सिर फटने लगा, पर उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। इसी बीच गू हुआई का मासूम चेहरा, जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे, धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वो मुझसे नफरत करता था। दूसरी बहन पहले हमेशा उसका साथ देती थी, आज वो मेरे लिए उस पर सवाल क्यों उठा रही है? इससे उसके अंदर एक क्राइसिस, संकट की भावना जाग गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जगह सच में वो ले लेगा। क्या होगा अगर उसे सच में बाहर निकाल दिया गया? नहीं, उसे ग्वेन को गायब करना ही होगा। चूंकि कुछ साल पहले वाला प्लान तुम्हें नहीं मार सका, तो मैं इसे दोबारा करूंगा। ग्वेन, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी बार बच सकते हो। पूरे रास्ते कोई नहीं बोला। गूविला लौटने के बाद गिंगहा ने मुझसे दोबारा मिलने के लिए कुछ दिन वेट करने का प्लान बनाया। वो सब कुछ साफ साफ पूछना चाहती थी। फादर गुआन ने देखा कि मैं वहां नहीं हूं, तो उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके दिल में नफरत की एक लहर उठी। वो बदतमीज अब भी वापस आने से मना कर रहा है। उसे कह दो कि अगर वो अब भी वापस नहीं आता तो इस लाइफ में दोबारा जियो विला में कदम रखने का सपना भी न देखे। अब भी उन्हें लगता है कि इस तरह की धमकी मुझ पर काम करेगी। ये सुनकर गोइंग हा बस बेबसी से अपना सिर हिला सकी। बड़ी बहन ग्वानिंग ने भी गुस्से में अपनी बाहें सिकोड़ी। सही बात है, वैसे भी गुएन ने सच में मेरी ज्वेलरी चुराई और उसे बेड के नीचे छिपाया था। अगले दिन मैं स्कूल गया। क्लास ब्यूटी सुआरो ने मुझे प्यार से भरा एक लेटर दिया और फिर जल्दी से भाग गई। उसे डर था कि कहीं मैं उसे एक आवारा लड़की न समझूं, पर उसने बचपन से कभी किसी को डेट नहीं किया था। लेटर लिखना तो दूर की बात थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने अभी वक्त नहीं निकाला तो उसे कहने का मौका शायद कभी न मिले। शायद मुझे खुद याद नहीं कि सालों पहले क्या हुआ था। अगर मैं न होता तो वो अब तक किसी घने जंगल या पहाड़ में किसी बूढ़े कुंवारे की बीवी बनने के लिए किडनैप कर ली गई होती। जब मैं उसकी नजरों में दोबारा आया तो उसका दिल जैसे बाहर आने को तड़पने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हृदय रोग की पेशेंट होने के नाते सुआनरो बचपन से समझ गई थी कि उसकी लाइफ किसी भी पल खत्म हो सकती है। इसलिए वो कभी किसी के साथ गहरे रिश्ते में नहीं जुड़ी, इस डर से कि उसके जाने से उन लोगों को दुख होगा जिन्हें वो चाहती है। पर उस साल जब मेरे दुबले शरीर ने उसके सामने एक ऊंची दीवार की तरह ढाल बनकर उसे बचाया, तो उसने एक अनोखी सिक्योरिटी सुरक्षा महसूस की। जब मैं दोबारा दिखा तो वो खुद को और नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि ऐसा करना बहुत सेल्फिश है। लेटर भेजने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, पर सेल्फिश होना इंसानी फितरत है। जो आप चाहते हैं उसे पाना कोई गलत बात नहीं है। दोपहर में स्कूल खत्म होने तक सुआरो का दिल अब भी अटका हुआ था। वो सोच रही थी, क्या होगा अगर मैंने मना कर दिया। जब मैं अपनी सीट से उठा तो वो भी तुरंत खड़ी हो गई और चुपके से मेरे पीछे चल दी। स्टूडेंट ग्वेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। सॉरी, मेरा अभी डेटिंग का कोई इरादा नहीं है। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दी। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट ग्वेन, क्या आपको मैं 5 साल पहले वाली याद हूं? आपने मुझे बचाया था। तभी मुझे वो लड़की याद आई जिसे उस साल ह्यूमन ट्रैफिकर्स ले जाने ही वाले थे। स्टूडेंट ग्वेन, वो मैं ही हूं, है ना? सुआनरो की आवाज कांप रही थी। स्टूडेंट ग्वेन, तुम मेरी बात मानोगे ना? अचानक सुआनरो की सांसें फूलने लगीं। उसने अपने बैग में कुछ ढूंढने के लिए हाथ डाला। मैंने जल्दी से उसके बैग से मेडिसिन निकाली और उसके मुंह में डाल दी। फिर मैं उसे, जिसकी हालत अब थोड़ी बेहतर थी, डिस्पेंसरी इन्फर्मरी ले गया। डॉक्टर ने सिचुएशन समझने के बाद कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने मना क्यों किया। इतनी खूबसूरत लड़की, पर वो नहीं जानते थे। आग की लपटों में जलकर मरने के बाद से मैं जैसे प्यार का एहसास ही खो चुका हूं। मैं अब आसानी से किसी और के प्यार पर भरोसा नहीं कर पाता। ये प्यार का एक डर है। अचानक सुआरो ने अपना मन बना लिया। चूंकि मैं पहले ही इतनी सेल्फिश हो चुकी हूं तो मुझे आखिर तक सेल्फिश रहने दो। डॉक्टर लियू, क्या आप स्टूडेंट ग्वेन को वापस बुला सकते हैं? जब मैं दोबारा सामने आया तो सुआरो का पीला खूबसूरत चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। स्टूडेंट ग्वेन, एक्चुअली मुझे कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। सॉरी, मुझे ये तुमसे पहले नहीं छिपाना चाहिए था।
कंजेनिटल हार्ट डिजीज। मेरी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। मैं शायद ज्यादा समय तक जिंदा न रहूं, सुआरों ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी पहले सर्जरी हुई थी, पर उसका असर बहुत कम हुआ। डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं एडल्ट होने तक भी न जी पाऊं या किसी भी पल मर सकती हूं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल शब्द कहे, स्टूडेंट गुएन, 1 महीना, ठीक है, बस 1 महीना। इस खातिर कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। बोलने के बाद उसके आंसू लगातार गिरते रहे। उसकी दोबारा मेरा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि एक पेशेंट होने का फायदा उठाकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल, मॉरली बाइंड करना उसे एक सेल्फिश और बेशर्म औरत बना रहा है। ठीक है, मैंने उसे हॉस्पिटल के बेड पर देखा और आखिर में अपना सिर हिला दिया। मैं प्यार पाने की उस तड़प को समझता हूं, और उससे भी ज्यादा उस दर्द को जब आप किसी ऐसी चीज की चाहत रखते हैं जो मिल नहीं सकती। मैं नहीं चाहता कि वो भी इस एहसास से तड़पे। शायद मेरे लिए उसकी फीलिंग्स बस टेम्पररी हैं, या शायद कोई गलत फहमी जहां वो एहसान और भरोसे को प्यार समझ रही है, पर वक्त उसे सब समझा देगा। सुआनरो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने छोटे ठंडे हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। ब्रदर गुएन, क्या आपको याद है? आपने तब भी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ा था और हम बहुत लंबी देर तक चले थे। वाकई बहुत सावधानी या बीमारी अपने क्लास टीचर को बता देना। डॉक्टर लू ने बेबसी से हमें देखा। उन्हें लगा कि उन्हें जबरदस्ती लव बर्ड्स का रोमांस दिखाया जा रहा है, पर उन्हें सुआनरो के लिए ज्यादा हमदर्दी थी। अफसोस कि वो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं है। शायद वो डॉक्टर ल्यू अपने मेंटर से पूछना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था। सुआनरो की फैमिली उसे पहले इलाज के लिए बीजिंग ले गई थी। वहां के डॉक्टर्स का निष्कर्ष था कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। घर वापस जाते वक्त सुआनरो ने धीरे से पूछा, ब्रदर गुएन, क्या मैं हर दिन तुम्हारे साथ घर जा सकती हूं? बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। तो क्या हम इस वीकेंड डेट पर जा सकते हैं? सुआनरो को खुद नहीं पता था कि आज वो इतनी बोल्ड कैसे हो गई। उसके कान अपने आप लाल हो गए। तभी एक पोर्शे मेरे बगल में आकर रुकी। तीसरी बहन गोइंग शुअर सनग्लासेस पहने हमारे सामने खड़ी थी। ग्वेन, अंदर बैठो, हमें बात करनी है। मैं फ्री नहीं हूं, मैंने 2 टूक जवाब दिया और वारों का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगा। गोइंग शुअर तुरंत चिढ़ गई। ये भाई आजकल सच में तमीज भूल गया है। ग्वेन, मैं बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूं। क्या तुम अब अपनी बहन की बात भी नहीं सुनोगे? मानो या न मानो, मैं कल ही प्रिंसिपल को तुम्हारे पप्पी लव, बचपन के प्यार के बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने एक आह भरी, पहले मैं वॉनरो को घर छोड़ दूं, फिर हम बात करेंगे। कुछ देर बाद गोइंग शुअर मुझे एक रेस्टोरेंट ले गई और सीधे मुद्दे पर आते हुए अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। ये लो 100,000, 1 लाख। मुझे हंसी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्लिच, घिसा पिटा रईस फैमिली वाला ड्रामा मेरे साथ होगा। मुझे पता है कि तुमने इन सालों में बहुत दुख झेले हैं, पर ये पैसे तुम्हारी लाइफ सुधारने के लिए काफी हैं। इसे लो और गू फैमिली के पीछे पड़ना बंद करो। अब वापस आने का वहम मत पालना और दूसरी चीजों के सपने मत देखना। गोइंग शुअर का एटीट्यूड अचानक सख्त हो गया। ये तुम्हारा इकलौता चांस है। पैसे लो और हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि तुम पछताओगे। उसके दिल में उसका सगा भाई यानी मैं गू हुआई के मुकाबले कुछ भी नहीं था। आखिर गू हुआई ने तब उसकी जान बचाई थी। उसने मान लिया था कि मेरा गू फैमिली छोड़ना पक्का किसी बड़े फायदे की साजिश है। पर जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो मैं बड़े आराम से चाय पी रहा था। क्या 100,000 तुम्हारे दांत भरने के लिए काफी नहीं है? तो फिर कोई फिगर बताओ जो तुम्हें संतुष्ट कर सके। गोइंग शुअर गुस्से में हंस पड़ी। अगर जू फैमिली न होती तो तुम अभी भी बस एक अनाथ होते। जियू फैमिली तुम्हें वापस लेने को तैयार थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तो फिर 100 मिलियन, 10 करोड़ कर डू, मैंने शांति से कहा। 100 मिलियन? क्या तुम पागल हो? गोइंग शुअर ने टेबल पटकी और गुस्से में खड़ी हो गई। मुझे पता था कि तुम जियू फैमिली की दौलत के लालची हो। 100 मिलियन? तुम्हारी कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? सही बात है, मैं पागल हूं। अगर आप मुझे 100 मिलियन नहीं देंगी तो मैं हर दिन आप लोगों के पीछे पड़ा रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गोइंग शुअर को तुरंत समझ आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। बहुत अच्छे गुएन, अब पछताना मत। ये कहते हुए उसने अपने गिलास का पानी मुझ पर फेंकने की कोशिश की, पर मैंने उसे झपट लिया और सीधा उसके चेहरे पर दे मारा। गुएन, तुम! उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस पर पानी फेंकने की हिम्मत करूंगा। पास्ट में जब ये सस्ता भाई उससे मिलता था तो वो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि कहीं वो नाराज न हो जाए। तुम क्या? अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, मैंने ठंडे लहजे में कहा। साथ ही अब तक मैंने एक बार भी आप गू फैमिली वालों को नहीं ढूंढा है। ये आप लोग ही हैं जो बार बार मुझे परेशान करने आ रहे हैं। जो सोचना है सोचिए, पर मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर मैं उठा और वहां से चल दिया। उसे दोबारा मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई।
अनाथालय वापस जाते वक्त मैंने आज की बातों को याद किया और मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस छोटी बच्ची को मैंने तब बचाया था वो सू वॉनरो थी। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने एक और इंसान को बचाया था। बस बहुत समय हो गया है, मुझे अब ठीक से याद नहीं। मैं बस एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। इस लाइफ में मैं बस जीयू फैमिली से कोसों दूर रहना चाहता हूं। जब भी मैं जीयू फैमिली के मेंबर्स के चेहरे देखता हूं, मुझे आग में जलने का वो दर्द याद आ जाता है। अगले दिन मैं मदद के लिए डिस्पेंसरी गया। पहले जब मैं बीमार था तो डॉक्टर लियू ने मेरा फ्री में इलाज किया था। मुझे गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए मैं डिस्पेंसरी में हाथ बटाता रहता था। ग्वेन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? डॉक्टर लियू अचानक बोले। एक खान नाम का लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। कल एक बिजनेस पार्टी है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो ताकि वो पीछा छोड़ दे। जरूर, पर हमें पहले वॉनरो को बताना होगा। आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिक्र मत करो, मैं वॉनरो को इस बारे में बता दूंगी और गारंटी देती हूं कि वो कोई गलतफहमी नहीं पालेगी। जैसे ही मैं अनाथालय के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक बदहाल हालत में गिंगहा बाहर खड़ी थी। मिस गू, आप यहां क्या कर रही हैं? अचेन, क्या मैं अंदर आकर थोड़ी देर बैठ सकती हूं? गुइंगहा घबराई हुई और बेचैन लग रही थी, जैसे उसे डर हो कि मैं मना कर दूंगा। और उसने सही गैस किया था। मैंने बिना हिचकिचाए उसे साफ मना कर दिया। जो कहना है यही साफ साफ कहिए। किसे पता था कि गुइंगहा वही लकड़ी का पपेट निकाल लेगी जिसे मैंने फेंक दिया था। अचेन, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मैं मम्मी, डैड और बड़ी बहन को सब समझा दूंगी। अब जाके उसे एहसास हो रहा था कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। आप क्या समझाएंगी? मैंने मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा कि मैंने इस बार सिर्फ एक पल के गुस्से में रिश्ता तोड़ा है। मुझे यकीन है मम्मी और डैड नहीं मानेंगे। गुइंगहा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसे टोक दिया। तो फिर मेरा ग्वानिंग की ज्वेलरी चुराने के बारे में क्या? वो आप उसे कैसे समझाएंगी? गुइंगहा की बोलती तुरंत बंद हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और अपनी बात जारी रखी। मेरा घटिया लोगों के साथ घूमने के बारे में क्या? वो उन्हें कैसे समझाएंगी? और गू हुआई को पीटने के लिए गुंडे भेजने वाली बात, वो आप कैसे समझाएंगी? बोलिए, आप कैसे समझाएंगी? मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या कहने को है। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। गू हुआई की बस चंद बातों पर उन्होंने मुझे मौत की सजा सुना दी। अगर मैं बचाव में एक शब्द भी कहूं तो वो मुझे बिना पछतावे वाला अनरिपेंटेंट करार दे देते। सही बात है, पिछली बार मेरे जलकर मरने से पहले मुझे किस बात के लिए सजा ग्राउंडेड दी गई थी? मुझे याद है, गू हुआई ने कहा था कि मैं किसी खराब लड़की को डेट कर रहा हूं और उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं हंसा। वो फैमिली वाकई रिडिकुलस है। बिना कुछ जाने मुझे मुजरिम बना दिया, बस मेरी और उस लड़की की एक साथ फोटो देखकर, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं था। डेटिंग तो दूर की बात है। और बस इसी वजह से मैं उस आग में बेमौत मर गया। और उस वक्त तो गुइंगहा, शायद आपको भी मेरी याद नहीं आई थी, उस सगे भाई की जो कालकोठरी कन्फाइनमेंट में बंद था, है ना? अचेन, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूं। क्या तुम थोड़ा सा झुक नहीं सकते? गुइंगहा की आंखें खून जैसी लाल थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं हूं। अगर मैं झुक जाता तो मैं जीयू फैमिली में वापस जा सकता था और मुझे इस खस्ताहाल अनाथालय में नहीं रहना पड़ता। अनाथालय में भी नहीं। झुक जाऊं? हा हा, मैं हंसा। गुइंगहा, मैंने पास्ट में काफी समझौते किए हैं। मैंने अपनी जान से ज्यादा फैमिली अफेक्शन, पारिवारिक लगाव को वैल्यू दी थी। पर बदले में मुझे क्या मिला? फेवरेटिज्म, पक्षपात, प्रेजुडिस, भेदभाव। आपकी मम्मी कहती हैं कि वो सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट करती हैं, पर उन्होंने क्या किया? उन्हें डर था कि कहीं उनके गोद लिए हुए बेटे को ये महसूस न हो कि कोई उसे नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया और आप सबके साथ वेकेशन पर चली गईं। इसे भला फेयर ट्रीटमेंट कैसे कह सकते हैं? गुइंगहा अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के पपेट को खाली नजरों से घूरती रही और आखिर में मुड़कर चली गई। मैंने चैन की सांस ली। कल वीकेंड है। मुझे सुआनरो को डेट पर कहाँ ले जाना चाहिए? पर मुझे डेटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं म्यू वॉन्टिंग से पूछ लूं, वो भी तो हाई स्कूल में ही है। जैसे ही मैं अनाथालय वापस आया और म्यू वॉन्टिंग को इस बारे में बताया, उसने मुझे सीधे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। बाहर जाओ। मैंने चाहे जितना दरवाजा खटखटाया, उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कमरे के अंदर म्यू वॉन्टिंग अपने छोटे से बेड पर दुबक गई। अपने होठों को जोर से भींच लिया, पर उसके आंसू गिरने से नहीं रुके। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? ब्रदर ग्वेन झूठे हैं। उसे तब अनाथालय भेजा गया था जब उसने एलिमेंट्री स्कूल शुरू ही किया था। उसी साल उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके रिश्तेदारों ने उनकी सारी एसेट्स, जायदाद हड़प ली और उसे अनाथालय में फेंक दिया। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आता था। उसे बस इतना पता था कि उसके आसपास के लोग बदल गए हैं। जब उसके क्लासमेट्स को पता चला कि वो एक अनाथ है,
तो सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बुली करने लगे। लड़कियां उसकी खूबसूरती से जलती थीं, इसलिए उन्होंने कैंची से उसके बाल काट दिए। बच्चों की नफरत बड़ों से कम नहीं होती, शायद उससे भी ज्यादा होती है। मैं ही था जो उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी ढाल बना, और मैंने उसी तरीके से उन खराब बच्चों के बाल काट दिए। तब से पूरे स्कूल को पता चल गया था कि वो सिर्फ एक अनाथ नहीं है, उसका एक बहुत ही धाकड़ बड़ा भाई है। तब उसने मुझसे पूछा था, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? हाँ में जवाब मिलने के बाद उसे बहुत सुकून मिला था। आधे घंटे बाद म्यू वॉन्टिंग के कमरे का दरवाजा खुला। उसकी आंखों में मुस्कुराहट की एक झलक थी। ग्वेन, क्यों ना तुम मुझे भी साथ ले चलो? मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगी। कैसा रहेगा? मेरी हिचकिचाहट देखते हुए उसने आगे कहा, फिक्र मत करो, मैं बस पीछे पीछे चलूंगी। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे डर था कि कहीं वो फिर से नाराज न हो जाए, पर मैं इस बारे में सुआरों से डिस्कस करने का प्लान बना रहा हूं। इतने लोग तुम्हारी मदद मांगते हैं और तुम उन पर ध्यान तक नहीं देते। इतना कहकर म्यू वॉन्टिंग ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद को दरवाजे से सटा लिया और अपने गले में पहने नेकलेस को कसकर पकड़ लिया। ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। सालों पहले इसे गुंडों ने छीन लिया था और मैंने ही उसे वापस दिलाने में उसकी मदद की थी। ब्रदर ग्वेन, मुझे छोड़कर मत जाना। लड़की की आंखों में अकेलेपन की एक चमक उभर आई। अगले दिन स्कूल के बाद मैंने सुआनरो को म्यू वॉन्टिंग के साथ आने के बारे में बताया। सुआनरो बहुत बड़े दिल वाली थी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। टाइम और जगह तय करने के बाद हम अलग हो गए। जब मैं अनाथालय वापस पहुंचा तो एक साया अचानक मेरी तरफ लपका और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वो ग्वानिंग थी। तुमने चिंग हा के साथ क्या किया? ग्वानिंग की आंखों में नफरत भरी थी। चिंग हा ने कल से खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रही। एक दिन और एक रात बीत गई है और उससे पहले वो तुमसे मिलने आई थी। तुमने पक्का उसके साथ कुछ किया होगा। पर जैसे ही थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ने वाला था, मैंने उसे रोक दिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। अचानक हुए इस धक्के से ग्वानिंग लड़खड़ाकर पीछे हट गई और मलबे से टकराकर गिरते गिरते बची। लानत है, मैं सच में आप लोगों को देखकर हैरान हूं। क्या आप सबके दिमाग में कोई खराबी है? वो कैसी है, उससे मेरा क्या लेना देना? मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं हंस पड़ा। ये फैमिली अब भी वैसे ही झूठे इल्जाम लगाने में माहिर है। कल रात तुम्हारे अलावा चिंग हा और किससे मिली थी? मुझे पता था कि तुम्हारी नीयत खराब है, ग्वानिंग ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे पहले ही पता था कि उसका कैरेक्टर खराब है। चोरी करना पसंद है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी दूसरी बहन पर हाथ उठाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने गिंग हा के साथ क्या किया। मैं समझ गया था। मैं खुद को सही साबित करने, सेल्फ प्रूविंग के जाल में नहीं फंस सकता था। पहले जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगते थे तो मैं पागलों की तरह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, पर वो बेकार था। उनके दिलों में उन्होंने पहले ही सच तय कर लिया था। ग्वानिंग एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसे असल में पता ही नहीं था कि मैंने किया क्या था। अगर तुम नहीं बता सकती तो यहां से चली जाओ। मैंने मेन गेट बंद करने की कोशिश की। ग्वानिंग ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोका। रुको, मेरे साथ वापस चलो और सब साफ साफ समझाओ, वरना मैं पक्का कर दूंगी कि ये अनाथालय दोबारा कभी अपना दरवाजा न खोल पाए। मैं जो कहती हूं वो करती हूं। इस बात ने मेरे हाथ पल भर के लिए रोक दिए। मैं अपने गुस्से की वजह से अनाथालय को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, वरना मैं किस काम का मर्द। उम्मीद नहीं थी कि टैलेंटेड बिजनेसवुमन मिस ग्वानिंग एक दर्जन अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करके किसी को धमकी देंगी। बहुत इंप्रेसिव, प्रभावशाली, मैंने ठंडे लहजे में कहा। मैंने ऐसा नहीं। तभी ग्वानिंग को एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है, पर शब्द तो निकल चुके थे और वापस नहीं लिए जा सकते थे। ये सब तुम्हारी गलती है ग्वेन। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ घर आकर सब समझा देते तो क्या मैं अनाथालय के लिए मुश्किलें खड़ी करती? पहले की तरह ही। आखिर में हमेशा मेरी ही गलती होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं पहले ओबेडिएंट, आज्ञाकारी नहीं था? पिछली बार आपने एक शब्द कहा था और मैं पूरी रात मूसलाधार बारिश में बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। क्या मैं तब ओबेडिएंट नहीं था, मेरी प्यारी बड़ी बहन? ग्वानिंग ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा और कार में ठूंस दिया। वो इसलिए था क्योंकि तुमने चीजें चुराई थीं, वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते? हम बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। तो आप इतनी श्योर यकीन कैसे थीं कि मैंने ही चुराया था? वो तुम्हारे बेड के नीचे मिला था। अगर तुम नहीं तो और कौन? मैं कार में बैठा और हंसा। क्या इसलिए कि कोई चीज मेरे बेड के नीचे मिली है तो इसका मतलब यह है कि मैंने ही उसे चुराया है? ग्वानिंग एक पल के लिए स्पीचलेस हो गई। वो बस खामोश होकर ड्राइव करती रही। मैंने बेपरवाह होकर हाथ हिलाया। सही बात है, आपका दिमाग ये सब कैसे याद रखेगा? असल में तो मेरे पास आपके कमरे की चाबी तक नहीं थी। तभी ग्वानिंग को याद आया, वाकई मेरे पास उसके कमरे की चाबी कभी नहीं थी। पूरी जीयू फैमिली में सिर्फ उसके पास ही वो चाबी रहती थी।
अचानक उसे याद आया कि गू हुआई ने एक बार चाबी मांगी थी, ये कहकर कि वो डैड के लिए कुछ ढूंढने में मदद कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गू हुआई कैसे? मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी, ग्वानिंग ने कहा। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट जांच मत कीजिए। अगर आपको कुछ पता चल भी जाए तो दोबारा मुझे परेशान करने मत आइएगा। मैंने बोरियत में जम्हाई ली। जल्द ही जीयू फैमिली का मेन गेट मेरी आंखों के सामने था। उन्हें पता था कि मैं वापस आ रहा हूं। फादर ग्वान पहले से ही मेन सीट पर बैठे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं यकीनन वापस आऊंगा। आखिर बाहर रहना जीयू हाउस जैसा तो नहीं हो सकता। इस बार उन्हें मुझे ठीक से सबक सिखाना था। भले ही मैं उनका सगा बेटा हूं, पर मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता और रिश्ता तोड़ने की धमकी नहीं दे सकता। सच में बागी रिबेलियस हो गया है। तुम में अभी भी यहां अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, फादर ग्वान ने टेबल पटकी। वो पहले मुझे डराना चाहते थे। तो फिर मैं जा रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और तुरंत मुड़कर जाने लगा। जब मेरा स्वागत ही नहीं है तो मुझे वापस क्यों बुलाया? सच में दिमाग खराब है, ब्रेन डैमेज्ड। लियू चिन जल्दी से खड़ी हुई और फादर ग्वान को घूरते हुए मुझे वापस खींचा। अचेन, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत दुख झेले हैं। उन्होंने एक दयालु लुक के साथ मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे चकमा दे दिया। सच कहूं तो नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत आराम से रह रहा हूं। आंटी लियू को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गू फैमिली का सामना नहीं करना पड़ा। हर वक्त जलील और इग्नोर नहीं होना पड़ा। बस हर दिन पढ़ाई करनी थी। ये मेरी लाइफ के सबसे कंफर्टेबल दिन रहे हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, फादर ग्वांग गुस्से में खड़े हो गए। क्या? आंटी लियू? वो तुम्हारी माँ है? मैंने बिना डरे सीधे उनकी आंखों में देखा। माँ? अपने सगे बेटे के बर्थडे पर वो गोद लिए हुए बेटे के साथ बाहर चली गई और अपने सगे बेटे को घर पर अकेला छोड़ दिया। और आप उसे माँ का वेकेशन पर जाना कहते हैं? इस डर से कि गोद लिए बेटे को बुरा न लगे, उन्होंने अपने सगे बेटे को एक बार फिर छोड़ दिया। वो कैसी माँ है? मेरी बात खत्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया। चिल्लाने के बाद मेरा मूड वाकई काफी बेहतर हो गया था। फादर ग्वान की बोलती बंद हो गई। वो जानते थे कि ये सब सच है। लियू चिन भी वहां सन्न खड़ी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले गू हुआई की फीलिंग्स की फिक्र में उन्होंने मेरे साथ इतना ज्यादा घटिया बर्ताव किया था। पता चला कि मेरी नजरों में वो सच में एक मां नहीं मानी जाती। क्या वो एचन है, गुइंग, जिसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था? उसने मेरी आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। देखा जा सकता था कि पिछला एक दिन और रात उसके लिए आसान नहीं था। एचन, तुम वापस आने के लिए मान गए? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। ये आपकी महान बड़ी बहन है, जिन्होंने 1 दर्जन अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी, वरना आपको क्या लगता है मैं आता? जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबकी आंखें ग्वानिंग की तरफ मुड़ गईं। मैं तो बस दूसरी बहन के लिए फिक्रमंद थी। मैंने क्या गलत किया? ग्वानिंग घबरा गई और खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगी। फिर मेरी तरफ देखा। अगर तुम वापस आने से मना नहीं करते तो क्या मैं ऐसा कहती? मैं बेपरवाह होकर हंसा। लगता है अब भी मेरी ही गलती है। क्या ये आपकी गलती नहीं है? ठीक है, अब इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। ग्वेन, अगर तुम अब भी ग्यू फैमिली में वापस आना चाहते हो तो मेरी खातिर सबसे माफी मांगो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं। वो एग्रीमेंट भी खत्म माना जाएगा। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। फादर ग्वान मेरे पास आए। ये उनके हिसाब से उनका सबसे बड़ा समझौता था। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे लगा मैंने गलत सुना। पुरानी बातें भूल जाएंगे? आखिरी चांस? तो क्या मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए? थैंक यू कि आपने मुझे जीयू फैमिली में वापस आने दिया। मिस्टर ग्वान, मुझे डर है कि आप जानते नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जीयू फैमिली के लोग मुझे लगातार परेशान हरास कर रहे हैं। क्या मैंने कभी कहा कि मैं जीयू फैमिली में वापस आना चाहता हूं? पर फादर ग्वान ने पूरे यकीन के साथ ठंडी हंसी हंसी। अचेन, याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वक्त आने पर अगर तुम रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर भीख भी मांगोगे, तब भी मैं तुम्हें जीयू हाउस में कदम नहीं रखने दूंगा। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुड़ा और तुरंत जाने लगा, पर गिंगहा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, बस एक बार माफी मांग लो। क्या गू फैमिली में रहना अच्छा नहीं है? मैंने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। आप बस चाहती हैं कि मैं जीयू फैमिली में रहकर एक कुत्ता बना रहूं ताकि आपको तसल्ली मिले? दफा हो जाओ। जीयू फैमिली का कुत्ता बनकर मैं बहुत रह चुका हूं। इस बार मैं एक इंसान बनना चाहता हूं। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी मुलाकात गू हुआई से हुई, जो अभी बाहर से वापस आया था। उसके साथ 4-5 दोस्त थे। हुआई, ये कौन है? किसी ने क्यूरियस होकर पूछा। इस सवाल ने गू हुआई के पसीने छुड़ा दिए। जीयू फैमिली ने कभी मेरी पहचान रिवील जाहिर नहीं की थी। इन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा था।
अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं असली यंग मास्टर हूं तो वो उसे किस नजर से देखते। गु हुआई अपना मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने उसे टोक दिया। मैं कौन हूं? मैं इसका भाई हूं। गु हुआई का दिल बैठ गया। पहले अपनी पहचान छिपाने की खातिर वो मुझे हमेशा धोखा देता था, मुझे किसी को भी सच बताने से मना करता था और मैंने वाकई कभी सच नहीं बताया था। उसे समझ नहीं आया कि इस बार मैंने सीधे मुंह पर सच क्यों बोल दिया। ब्रदर हुआई, हमने कभी तुम्हें ये कहते नहीं सुना कि तुम्हारा कोई भाई भी है। सबकी शक भरी नजरें गु हुआई पर टिक गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जैसे ही गु हुआई सफाई देना चाहता था, मैंने फिर अपना मुंह खोला। सगा नहीं, मैं नैनी का बेटा हूं। गु हुआई की घबराहट देख मुझे बहुत मजा आ रहा था। क्या वो अपनी पहचान उजागर होने से इतना डरता है? क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो मेरी पहचान मुझे वापस करना चाहता है? तो अब वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा, तो ये बात है। हुआई, तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? गु हुआई बस अजीब तरह से मुस्कुरा सका। मैं भूल गया था। तब तो तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम ठीक हो? मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए। आखिर उस फैमिली के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद दिमाग में दिक्कत होना नॉर्मल है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे एक मोमेंट बात करता हूं। मैंने उसके दोस्तों से कहा। उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ चले गए। क्या हुआ? डर लग रहा है कि तुम्हारी पहचान रिवील हो जाएगी? मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। उसके इसी चेहरे ने मुझे धोखा दिया था जब तक कि मैं जलकर मर नहीं गया, और मुझे एहसास हुआ कि उन सालों में मैंने जो भी झूठे इल्जाम सहे वो सब उसकी करतूत थी। ग्वेन, ब्रदर ग्वेन, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? गु हुआई की आंखें फिर से लाल हो गईं, जैसे वो अगले ही सेकंड रो देगा। लानत है, अगर तुमने दोबारा एक्टिंग करने की हिम्मत की तो मैं अभी सारा सच उगल दूंगा। मैं तुम्हारी ये एक्टिंग नहीं खरीदने वाला। गु हुआई को अपना वो बेचारा लुक वापस लेना पड़ा। तभी उसे लगा कि उसने कुछ देखा है और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। ब्रदर ग्वेन, अगर मुझे मारने से आप मुझे माफ कर देंगे तो शौक से मुझे मारिए। ये परफॉर्मेंस देखकर मैं बिना सोचे समझ गया कि मेरे पीछे कोई आ गया था। ग्वेन, तुम ये क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। यकीनन पीछे से एक गुस्से भरी चीख आई। गोइंग शू दौड़कर वहां पहुंची। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी और उसने गु हुआई को बचाने के लिए अपने पीछे खींच लिया। ग्वेन, तुम्हारी फिर से हुआई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हुआई की आंखें अभी भी लाल थीं। दीदी चिंगशू, ब्रदर ग्वेन को दोष मत दीजिए। मेरी ही गलती थी कि मैंने उन्हें अपसेट नाराज कर दिया। जब तक ब्रदर ग्वेन वापस आने के लिए मान जाते हैं, वो मुझे जितना चाहे मार सकते हैं। बोलने के बाद उसने सच में 2 आंसू बहा दिए और अपने हल्के लाल गाल को ऐसे छिपाने लगा जैसे मेरे क्राइम जुर्म को ढक रहा हो। ग्वेन, इस लाइफटाइम में ज्यू फैमिली में वापस आने की उम्मीद मत रखना। हमारी ग्यू फैमिली तुम जैसे पत्थर दिल विशेष लोगों को पनाह नहीं देती, गोइंगशू ने नफरत से कहा। मैंने हाथ हिलाया और सीधा उनकी तरफ बढ़ा। तुम दोनों ध्यान से सुन लो। जीयू फैमिली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख भी मांगो तब भी मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया और गु हुआई के दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ ने हुआई को सन्न कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाकई उसे मारने की हिम्मत करूंगा। हाथ पर भी काफी अच्छा एहसास हुआ। बस तुम्हारे चेहरे का बैलेंस थोड़ा ठीक कर रहा था। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ज्यू फैमिली की उन खौफजदा आंखों को देखा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था? चूंकि मैं वैसे भी इतना पत्थर दिल हूं तो मैं अब जा रहा हूं। जो शिकायत करनी है कर लो। बेहतर होगा कि ऐसा कुछ करो कि मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी जीयू फैमिली में कदम न रख सकूं। ये कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। यकीनन इस बार जीयू फैमिली मुझे और परेशान नहीं करेगी। गु हुआई की आंखों में जहर भरा था, वो मेरी पीठ को घूर रहा था। आज वो दिन है जब मुझे लियू रुयन का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके एक बैंक्वेट दावत में शामिल होना है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन ग्वानिंग भी वहां होगी। और तो और एक $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसने सबके सामने मुझे जानबूझकर बदनाम किया। इस मोमेंट पर फादर ग्वान ने संजीदगी से एक बिजनेस प्लान निकाला। मैंने ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। इसे लेकर बाद में लियू रुयन से मिलना। जब तक हम इस बार लियू फैमिली के साथ पार्टनरशिप पक्की कर लेते हैं तो इस पूरे हाई सिटी में अगर हमारी जीयू फैमिली दूसरे नंबर पर होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पहले नंबर का दावा कर सके। वैसे ग्वानिंग, क्या तुम लियू फैमिली की बड़ी बेटी मिस लियू रुयन के बारे में कुछ जानती हो? मैंने उनके बारे में थोड़ा पता किया है। वो जिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक एलीट स्टूडेंट रही हैं। हाल ही में वो हाई सिटी के एक स्कूल में डॉक्टर के तौर पर काम करने आई हैं। ग्वानिंग ने कहा। स्कूल डॉक्टर? किस स्कूल में? जिंगचेंग की लियू फैमिली की इतनी रईस बेटी एक स्कूल डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है? मुझे लगता है कि वो नंबर 2 हाई स्कूल है। ग्वेन का पुराना स्कूल।
ग्वानिंग को याद आया कि कैसे उसने पहले अनाथालय का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी थी, जिससे उसे थोड़ी गिल्ट महसूस हुई। इसके अलावा ज्वेलरी चोरी वाले इंसिडेंट में भी उसने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मुझ पर इल्जाम लगाया था। क्यों ना हम ग्वेन को वापस आने दें? ये सुनते ही फादर ग्वान ने गुस्से में टेबल पटकी। मैंने उसे पहले एक चांस दिया था, पर उसे देखो, मैंने पहले ही कह दिया है, जब तक वो सबसे माफी नहीं मांगता, जू फैमिली में वापस आने का सपना भी मत देखना। अपने पिता को देख ग्वानिंग बस एक आह भर सकी। वो जानती थी कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, पर पिता फैमिली के हेड, मुखिया हैं, वो अपनी अथॉरिटी को चैलेंज कैसे होने दे सकते थे। इसी बीच लियू रुयन सुआनरो और मुझे एक शांत कोने में ले जा रही थी। वो सच में इन लोगों से परेशान नहीं होना चाहती थी। वैसे रुयन ननद, मुझे बाद में आपके बॉयफ्रेंड होने का नाटक कैसे करना है? मैंने पूछा। मैंने वो पहले ही सोच लिया है। अपनी छोटी गर्लफ्रेंड से कहो कि वो जो केक खा रही है उसका एक टुकड़ा मुझे दे दे, फिर मैं उसे तुम्हें खिलाऊंगी। वो चिड़चिड़ा लड़का यकीनन इस बात पर यकीन कर लेगा। लियू रुयन ने जैसे ही ये कहा, सू वॉनरो का छोटा सा चेहरा पल भर में गर्म होकर लाल हो गया। क्या ये एक इनडायरेक्ट किस नहीं है? तभी खान वहां आया। मिस लियू रुयन, क्या इत्तेफाक है? ये पक्का किस्मत का फैसला है। बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लियू रुयन ने मुझे खींचकर अपने ठीक सामने कर लिया। डार्लिंग, अपना मुंह खोलो। उसने केक का वो टुकड़ा उठाया जिसमें से एक बाइट लिया जा चुका था और अपने हाथों से मुझे खिलाया। ये केक का वही टुकड़ा था जिसे सू वॉनरो अभी खा रही थी। उस वक्त सू का चेहरा इतना लाल था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये सीन देखकर खान यकीन न कर पाने वाली नजरों से 2 कदम पीछे हट गया। लियू रुयन, तुम्हारा वाकई कोई बॉयफ्रेंड है? पर क्या तुम दोनों के बीच एज गैप कुछ ज्यादा नहीं है? क्या तुम इसे संभाल पाओगी? मुझे बस यंग ग्रास पसंद है, लियू रुयन ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, बहुत अच्छे, खान ने दांत पीसते हुए कहा और वहां से चला गया। उसका खतरनाक बर्ताव उसके असली इरादे जाहिर कर रहा था। अगर वो लियू फैमिली को हाथ नहीं लगा सकता, लियू रुयन को परेशान नहीं कर सकता, तो क्या उसे लगता है कि वो इस प्रिटी बॉय को भी हाथ नहीं लगा पाएगा? ग्वानिंग नीचे आते वक्त ये सीन देखकर इतनी हैरान रह गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। ग्वेन लियू रुयन को कैसे जानता है और वो इतने क्लोज क्यों है? क्या मेरे इस नकली भाई को शुगर बेबी बनाकर रखा गया है? ये सोचकर ग्वानिंग को बेबसी महसूस हुई। जीयू फैमिली के प्रति मेरे एटीट्यूड को देखते हुए ये पार्टनरशिप हासिल करना अब और भी मुश्किल लग रहा था। मैंने सू का हाथ पकड़ा, लियू रुयन को अलविदा कहा और वहां से जाने लगा। मुझे जाते देख ग्वानिंग बोल पड़ी, एकिन रुको, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लियू रुयन थोड़ी हैरान थी। ग्वेन ग्वानिंग को कैसे जानता है? ग्वानिंग तो हाई सिटी की सबसे बड़ी बिजनेस जीनियस है। लॉजिकली देखा जाए तो ग्वेन बस एक स्टूडेंट है, वो इतनी बड़ी हस्ती को कैसे जान सकता है? भले ही उनका सरनेम एक था, पर उसने उन्हें फैमिली के तौर पर नहीं जोड़ा। आखिर ग्वेन पहले हाइपोग्लाइसीमिया और मेलन्यूट्रिशन की वजह से बेहोश हो चुका था। वो ये भी जानती थी कि ग्वेन एक अनाथालय में रहता है। उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा था। बस कुछ बार मिले हैं, हम क्लोज नहीं हैं, मैंने बेरुखी से कहा। ये शब्द ग्वानिंग के दिल में गहरे धंस गए। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन, दीदी के साथ घर चलो, बस तुम अपनी गलतियां मान लो। कब से ग्वानिंग इतनी आसानी से बात करने लगी थी? अचानक मुझे अपने बगल में खड़ी लियू रुयन का ख्याल आया। अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे और लियू रुयन के बीच के मामलों में मैं आपको दखल नहीं देने दूंगा। इतना कहकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और बैंक्वेट से बाहर निकल गया। लियू रुयन ने मजाक उड़ाते हुए ग्वानिंग की तरफ देखा। तो आप ग्वेन की बड़ी बहन हैं। मैं मिस लियू से कुछ छिपाऊंगी नहीं। मेरा ये भाई थोड़ा जाहिल इग्नोरेंट है। ग्वानिंग ने मन ही मन सोचा कि चूंकि उसने अभी तक लियू रुयन को ग्यू फैमिली के मामलों के बारे में नहीं बताया है, तो यही मौका है। मुझे इसकी डिटेल सुनने में खुशी होगी। प्लीज बताइए मिस ग्यू, मैं भी ग्वेन के बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ, लियू रुयन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बैंक्वेट में हाई सिटी की दूसरी फैमिलीज ने जब देखा कि लियू फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव ग्वानिंग के साथ खुशी खुशी बातें कर रही है, तो उन सबका दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि जिंगचेंग की लियू फैमिली के साथ पार्टनरशिप अब ज्यू फैमिली ही हथिया लेगी। वाकई खुशनसीब हैं। सॉरी ग्वेन, सब कुछ गू फैमिली की खातिर है, ग्वानिंग ने अपने दिल में खामोशी से कहा। फिर बड़े दुख के साथ लियू रुयन से कहा, मिस लियू, मेरा ये भाई, उसके हाथ गंदे स्टिकी फिंगर्स हैं। उसने एक बार मेरा नेकलेस भी चुराया था, पर मैंने उसे डांटा नहीं। मैं बस चाहती थी कि वो सही और गलत के बीच फर्क करना सीख जाए। लियू रुयन के चेहरे पर गुस्से की एक परत छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्वेन इस तरह का इंसान होगा। वाकई आप किसी का चेहरा जान सकते हैं, दिल नहीं। मैं उसे हर चीज के लिए दोष नहीं देती, पर चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। ग्वानिंग ने आगे कहा, क्या रिश्ता तोड़ना?
तब जाकर लियू रुयन को समझ आया कि मैं अनाथालय में क्यों रहता था, क्यों मैं कुछ 100 रुपए भी नहीं निकाल पा रहा था और मुझे कर्ज चुकाने के लिए उसके पास काम तक करना पड़ा। हाँ, फैमिली बस उसके लिए ड्राइवर अरेंज करना भूल गई थी। और वो ग्वानिंग अपनी बात जारी रखना चाहती थी। फादर ग्वान अपनी बेटी को लियू रुयन के साथ खुशी खुशी बातें करते देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब तक वो जिंग चेंग की लियू फैमिली के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, तब तक हाई सिटी में टॉप पर पहुंचना बस कुछ ही समय की बात है। ग्वानिंग ने मौका देखा और बिजनेस प्लान लियू रुयन को थमा दिया। वैसे मिस लियू, ये हमारे गू ग्रुप का प्लान है, प्लीज इसे देखिए। पर लियू रुयन ने अपनी बाहें सिकोड़ी और उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरी नजरों में जो ग्वेन है वो आपकी बातों वाले इंसान से इतना अलग क्यों है? कोई हैरानी नहीं कि मैंने ग्वेन को उस हालत में देखा था। पता चला कि वो आपकी गू फैमिली से बहुत गहरे तक जख्मी था। मिस गू, आप कहती हैं कि ग्वेन के हाथ गंदे हैं और उसने आपका नेकलेस चुराया, पर वही ग्वेन सिर्फ कुछ 100 रुपए चुकाने के लिए खुशी खुशी मेरे पास 1 महीने तक हेल्पर हैंडीमैन के तौर पर काम करने को तैयार हो गया। क्या आपको सच में लगता है कि वो आपका नेकलेस चुराएगा? और मेरी बस एक छोटी सी मदद की खातिर उसने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया जिससे उसे नहीं भिड़ना चाहिए था। क्या आपको सच में लगता है कि वो उतना ही बुरा है जितना आप कह रही हैं? सही बात है, जो लोग पक्षपाती बायस्ड होते हैं वो हर चीज को भेदभाव की नजर से ही देखते हैं। इसीलिए मिस ग्वानिंग, मुझे नहीं लगता कि अब हमारी दोनों फैमिलीज को पार्टनरशिप करने की कोई जरूरत है। इतना कहकर लियू रुयन मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। ग्वानिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाया। मिस लियू, रुकिए, क्या ग्वेन आजकल ठीक है? अब परवाह करने का नाटक करने का क्या फायदा? आप लोग ही वो मेन मुजरिम हैं जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है, लियू रुयन ने ठंडे लहजे में कहा। पार्टी में मौजूद सब लोग लियू रुयन को बिजनेस प्लान ठुकराते और जाते देख जिऊ फैमिली की बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। फादर ग्वान दौड़कर आए और जोर से पूछने लगे, क्या हुआ? मिस लियू क्यों चली गईं? ग्वानिंग ने बस अपना माथा रगड़ा। मैं थोड़ा थक गई हूं, मैं पहले घर जा रही हूं। अब वो बस घर जाकर पास्ट की हकीकत इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कि क्या मैंने वाकई उसकी ज्वेलरी चुराई थी या नहीं। इसी बीच मैं अनाथालय वापस आया और वहां तीसरी बहन गोइंग शुअर से मिला। पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि जिस लड़के ने उसे डूबने से बचाया था वो इसी इलाके में था। हालांकि गू हुआई ने दावा किया था कि उसने अकेले उसे बचाया था, पर बाद में उसे पता चला कि गू हुआई को तैरना आता ही नहीं है। उसके सवाल पूछने पर गू हुआई ने मान लिया कि तब 2 लोगों ने उसे बचाया था। मेरा इरादा उसे न जानने का नाटक करने का था, पर उसने मुझे पीछे से खींच लिया। अचेन, क्या तुम दीदी के साथ रह सकते हो? दीदी को अंधेरे से डर लगता है ना? उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए मुझे सजा देने का उसका तरीका मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद करना था, ये कहकर कि वो मुझे तमीज सिखा रही है। अलविदा। जब उसका ध्यान नहीं था, मैंने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गया। गोइंग शुअर जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए, दीदी सच में अंधेरे से डरती है। सॉरी एकिन, दीदी उस वक्त का तुम्हारा दर्द समझ सकती है। अब सॉरी। गू विला में ग्वानिंग ने कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद आखिरकार पता लगा लिया कि गू हुआई ने मुझे फंसाया था। गू हुआई, तुमने ग्वेन को क्यों फंसाया? साफ बात है कि हमारी पूरी फैमिली तुम्हें अपना सारा प्यार देती है। ये सोचते हुए कि कैसे उसने सच जाने बिना मुझे बारिश में घुटनों के बल बैठाया था, उसका शरीर डगमगा गया। कोई हैरानी नहीं कि मैं उसके लिए इतना ठंडा हो गया था, ये याद करके कि कैसे मैं उसके देर रात तक जागने पर उसके लिए गर्म नूडल्स लाता था। इस मोमेंट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लियू चीन दौड़कर आई और गू हुआई को अपने पीछे छिपा लिया। ग्वानिंग हुआई शायद बस एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था। उसने बस, मम्मी क्या टाइम हो गया है और आप अब भी गू हुआई का साथ दे रही हैं? अब जाकर ग्वानिंग को एहसास हुआ कि गू फैमिली का गू हुआई के लिए पक्षपात कितना गहरा था और मेरे लिए उनका भेदभाव कितना भयंकर था। गू हुआई बेचारा है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या ग्वेन जिसके पेरेंट्स हैं पर उसे वो प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार है, वो बेचारा नहीं है? क्या वो इतने सालों तक अनाथ रहना डिजर्व करता था? फादर ग्वान ने लगातार अपना माथा रगड़ा। बस करो, अभी इस बारे में बात मत करो, पहले ग्वेन को वापस लाओ। फादर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कम से कम ग्वेन के सामने चीजें साफ करनी चाहिए। हम इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? ग्वानिंग ने पलटकर जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या प्रपोजल, सुझाव है? हमारी जियू फैमिली ने अभी उसके लिए कमिंग ऑफ एज सेरेमनी रखी है। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी जियू फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी? फादर ग्वान की बात सुनकर ग्वानिंग खामोश हो गई। सच है, जियू फैमिली की रेपुटेशन, इज्जत उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पहले ग्वेन को वापस लाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। फादर ग्वान यही सबसे बेहतर रास्ता निकाल सकते थे। ग्वानिंग ने बेमन से सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद मैंने अपनी जेब में रखे बैंक कार्ड को छुआ। इसमें 10,000 रुपए थे। मुझे ये पैसे वापस करने के लिए जियू विला जाना ही होगा।
अब से मेरा गू फैमिली से कांटेक्ट संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब कोई किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। बटलर लियू ने जैसे ही मुझे देखा वो चौंक गए और जल्दी से मेरे लिए गेट खोल दिया। यंग मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। फादर ग्वान ने मुझे देखते ही अपने हाथ का न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। बेटा, तुम घर आ गए। मैं तुम्हारी मम्मी और बहनों को नीचे बुलाता हूं। ये शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। क्या ये वही पिता हैं जो मेरे लिए इतने ठंडे थे? पर अच्छा है, सबके सामने साफ साफ बात करने से वो मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लियू चिन को जैसे ही पता चला कि मैं वापस आ गया हूं, वो दौड़कर नीचे आई और मुझे गले लगाना चाहती थीं, पर मैं थोड़ा पीछे हट गया। पीछे हटिए। लियू चिन की आंखें लाल हो गईं। अचेन, क्या मम्मी तुम्हें बस एक बार गले लगा सकती है? उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कहकर तुरंत चला जाऊंगा, मैंने ठंडे लहजे में कहा। अगर ये पहले की बात होती और वो मुझे गले लगाना चाहती तो मैं पागलों की तरह खुश हो जाता। पर पहली बार जब मैं घर आया था तो सिर्फ इस डर से कि गू हुआई गलत न समझ ले, उन्होंने वो हाथ पीछे खींच लिए थे जो मुझे थामना चाहते थे। आज के मुझमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लियू चिन ने कांपते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। क्यों जा रहे हो? अचेन, इसे मम्मी की भीख समझ लो। क्या तुम रुक सकते हो? उनकी मिन्नत के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो मम्मी इसे हाँ समझती है। मैं अभी तैयारी करती हूँ। आज रात हम तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाएंगे। लियू चिन घबराहट में तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गईं। उनकी पीठ को देखते हुए मैंने अपना सिर हिलाया। अब जब बात यहां तक आ गई है तो ये सब क्यों? गोइंग हाँ, जो बाहर अपनी आर्ट एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी कर रही थी, उसे जैसे ही पता चला कि मैं वापस आ गया हूं, वो अपना काम छोड़कर सीधा घर भागी। अचेन, क्या तुम आखिरकार दीदी को माफ करने के लिए मान गए? पक्का पक्का पक्का। हाँ, मैंने आपको माफ किया। मैंने बस बात खत्म करने के लिए बेमन से कह दिया। गोइंग हाँ को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने एक्साइटमेंट उत्साह में अपने पीछे से वो थोड़ा टूटा हुआ लकड़ी का पपेट निकाला। तो अचेन, क्या तुम अब इसे एक्सेप्ट स्वीकार कर सकते हो? जरूर। मैंने उसे तुरंत ले लिया और लापरवाही से अपनी जेब में ठूंस लिया। वो नहीं जानती थी कि अब मैं उसे बस एक अजनबी की तरह देखता हूं। किसी अजनबी को माफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो लकड़ी का पपेट जो कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब बस एक मामूली पपेट है। अचानक सीढ़ियों से एक जोरदार आवाज आई। गू हुआई दरवाजे पर ही बेहोश हो गया था। हुआई! लियू चीन ने हुआई को बेहोश देख कमरे से बाहर दौड़ लगाई। जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। फादर ग्वान ने भी जल्दी से हुआई को उठाया और दरवाजे से बाहर भागे। जब तक गिंग हाँ और ग्वानिंग रिएक्ट कर पाती, सब गायब हो चुके थे। ठीक है, क्या आप लोग बाद में उनके पीछे नहीं जाने वाली? जब आपका सबसे प्यारा भाई मर जाएगा तो आप उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाएंगी। मैंने बेपरवाह होकर हाथ हिलाया। मेरा इन लोगों से बहुत पहले ही मोहभंग हो चुका था। और तो और गू हुआई खुद को चोट पहुंचाने की हद तक गिर सकता है, पर इसका क्या फायदा? वो नहीं चाहता कि मैं जीयू फैमिली में वापस आऊं, पर मेरा तो वैसे भी वापस आने का कोई इरादा नहीं था। मैं पैसे चुकाकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसी घटिया चालें क्यों चलना? गिंग हाँ और ग्वानिंग शर्मिंदा नजर आईं। एकेन, रुको। वो कुछ समझाना चाहती थीं, पर मैंने उन्हें टोक दिया। आप लोग जाइए, मैं विला में इंतजार करूंगा। ठीक है, असल में मैं उन लोगों को ढंग से अलविदा गुड बाय कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की थी। तो ये तय रहा। अचेन, तुम्हें पक्का दीदी के वापस आने का वेट करना होगा, गिंग हाँ ने जल्दी से कहा। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक उनकी पीठ को देखता रहा। शायद ये एक राहत है, शायद हल्कापन, पर सबसे ज्यादा ये सब कुछ छोड़ देना लेटिंग गो है। उसी वक्त हुआई को इमरजेंसी रूम ले जाने के बाद लियू चिन को मेरी याद आई। मुझे एचेन को ढूंढने वापस जाना होगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने पहले ही तय किया था कि वो हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट करेंगी। वो अपने सगे बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकती थीं? शुक्र है कि ग्वानिंग और गिंग हाँ वक्त पर पहुंच गईं। ये सुनकर कि मैंने उनके वापस आने तक वेट करने के लिए कहा है, लियू चिन ने राहत की सांस ली। मैं अभी बस बहुत फिक्रमंद थी। मेरे वापस आने का वेट करो, मैं पक्का अचेन की ठीक से भरपाई करूंगी, पर इस बार वो पक्का निराश होंगी। ज्यू विला के नैनी रूम के बाहर आंटी जैंग ने मुझे देखा और जल्दी से मेरा स्वागत किया। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। मैंने उस नैनी की तरफ देखा जो पहले मेरे लिए चुपके से स्नैक्स बचाकर रखती थी। मेरे दिल में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। आंटी जैंग, क्या आप आजकल ठीक हैं? इस घर ने मुझे जो गर्माहट दी वो असल में उन लोगों से मिली थी जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। भले ही उनका स्टेटस ऊंचा न हो, पर उनकी रगों में दयालुता बसी है। बहुत अच्छी हूं यंग मास्टर, आंटी जैंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। यंग मास्टर, अब जब आप वापस आ गए हैं तो क्या आप दोबारा जाएंगे? इन शब्दों ने हम दोनों को खामोश कर दिया। आंटी जियांग भी शायद कुछ समझ गई थीं। यंग मास्टर, मैं तो बस एक मामूली काम करने वाली हूं। मैं बड़े सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानती, पर मुझे आप जैसे अच्छे बच्चे पर पूरा यकीन है यंग मास्टर।
थैंक यू आंटी जियांग, मैंने संजीदगी से सिर हिलाया। इसमें थैंक यू कैसा? ये लो, मैं काफी समय से इन्हें छोटे यंग मास्टर के लिए बचाकर रख रही थी। आंटी जियांग ने अपनी जेब से एक सफेद प्लास्टिक बैग निकाला। उसके अंदर शादी वाली कुछ मिठाइयां और छोटे ब्रेड थे। मैंने मना नहीं किया, पर अचानक एक पल के लिए मेरी आंखें लाल हो गईं। आंटी जियांग, मैं अपने कमरे में जाकर एक बार देखना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? मुझे खुद नहीं पता क्यों, पर मैं बस उस छोटे और संकरे कमरे को एक बार फिर देखना चाहता था। वही कमरा जहां पास्ट लाइफ में मैं जलकर मर गया था। कमरे में अब भी वही साधारण सा छोटा बेड था। डेस्क पर अब भी वो छोटी चीजें सजी थीं, जो अब भी हरी भरी और घनी थीं। साफ था कि कोई इनकी देखभाल कर रहा था। अचानक मेरी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। ये तब की बात है जब मैं पहली बार जीयू फैमिली में वापस आया था। बटलर लियू ने अपने फोन से हमारी एक ग्रुप फोटो ली थी। हमने प्लान किया था कि उनके स्टूडियो जाकर एक प्रॉपर फैमिली फोटो खिंचवाएंगे, पर इस डर से कि कहीं गू हुआई ज्यादा न सोचने लगे, वो बात अब तक टलती ही रही। मैंने धीरे से फोटो फ्रेम की धूल साफ की। फोटो में खुद को देखते हुए जो कभी फैमिली लव के लिए तरसता था, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नजारा वही है, पर वो इंसान चला गया। मेरा वो वर्जन पास्ट लाइफ की उस आग में ही मर गया था। मैंने फोटो बाहर निकाली, धीरे से अपनी तस्वीर किनारे से फाड़ दी और बाकी फोटो फ्रेम में वापस रख दी। मेरे बिना ये पूरी फैमिली शायद बहुत खुशी से रहेगी, है ना? और अब वो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने भी नहीं आएंगे। फिर मैंने वो लकड़ी का पपेट निकाला जो गिंग हा ने मुझे वापस किया था। गू हुआई ने पहले इसे फेंककर इसकी एक बांह तोड़ दी थी, फिर मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। भले ही गिंग हा ने इसे रिपेयर ठीक करने की कोशिश की थी, पर वो इसके शरीर की दरारों को छिपा नहीं पाई थी। अब क्या फायदा? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे अब भी गिंग हा के वो पुराने शब्द याद थे। ग्वेन, तुम पागल क्यों हो रहे हो? क्या ये बस एक टूटा फूटा लकड़ी का पपेट नहीं है? गू हुआई का वो मतलब नहीं था। सही बात है, शायद पुराने मेरे लिए ये एक खजाना था, पर अब गोइंग हाँ सही है, ये एक टूटे फूटे लकड़ी के पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक पल सोचा, फिर उस पपेट को सीधा करके टेबल पर रख दिया। मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूं। फिर मैं खड़ा हुआ और आखिरी बार उस कमरे को देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में जैसे एक धुंधला सा साया मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा कह रहा था। वो मैं ही था जो इमोशनल जख्मों से भरा हुआ था। सुबह होने पर ही जीयू फैमिली हॉस्पिटल से वापस लौटी। मैंने भी लगभग 2 घंटे उनका वेट किया था। घर आते ही लियू चीन ने सबसे पहले मुझे गले लगाने की कोशिश की, पर मैं फिर से पीछे हट गया। सॉरी एकिन, मम्मी पहले बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए तुम्हारे बारे में भूल गई। मम्मी अभी तुम्हारे लिए एक कमरा साफ करती है। ये कहते हुए उनका इरादा ऊपर उस नैनी रूम की तरफ जाने का था। बेशक मैं तुम्हें अब वहां नहीं रहने दे सकती। जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मैंने बेरुखी से कहा। ये सुनते ही ग्वानिंग और बाकी सब पैनिक हो गए और जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम गू हाउस में सबका वेट करोगे? तुम अब भी क्यों जाना चाहते हो? मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सही बात है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सबके लौटने का वेट करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जीयू हाउस में रुकूंगा। लियू चिन ने आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। अचेन, मम्मी जानती है कि तुम अब भी मम्मी से नफरत करते हो, पर इसका गू हुआई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने हाथ हिलाया। यहां तक पहुंचने में गू हुआई का यकीनन बहुत बड़ा हाथ था, पर अगर आप लोगों ने मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट किया होता तो आज हम इस मोड़ पर क्यों खड़े होते? वो भेदभाव, प्रेजुडिस ही वो शिकारी था जिसने मुझे मार डाला। तभी फादर गुआन आगे आए। अचेन, पहले डैड की गलती थी। जब तक तुम वापस आने के लिए मान जाते हो, डैड तुरंत पब्लिकली तुम्हारी पहचान जीयू फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर अनाउंस जाहिर कर देंगे। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि मैं इस झूठी शोहरत की खातिर घर छोड़कर गया था। मिस्टर गुआन, क्या आपको नहीं लगता कि ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी? मैंने पलटकर पूछा, पर गू फैमिली ने इसे कैसे हैंडल किया? ये कहकर कि मैं नैनी का बेटा हूं। क्या गू फैमिली की रेपुटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है? अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि काश मैं सच में नैनी का ही बेटा होता। शायद तब पास्ट लाइफ के वो दुख मुझे नहीं झेलने पड़ते। ग्वेन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। फादर गुआन अब और खुद को नहीं रोक पाए और मुझ पर दहाड़े। उन्होंने अपनी पूरी जान जीयू फैमिली की इज्जत बनाने में लगा दी थी। वो किसी को भी इसकी साख बिगाड़ने नहीं दे सकते थे, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। मेरी क्या गलती है? गू फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? फादर गुआन ने गुस्से में सवाल किया। क्या ऐसा है? तो पिछले 16 सालों में मैं कैसे जिया हूं? मैं पीछे नहीं हटा। पास्ट में मैंने बहुत समझौते किए थे, अब मैं और पीछे नहीं हटना चाहता। मैं कभी जीयू फैमिली के भरोसे नहीं रहा। यहां तक कि आपके वापस लाने के इस 1 साल में भी मैं एक बार भी आप लोगों पर निर्भर नहीं रहा। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा।
मैं बस ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जीयू फैमिली का यंग मास्टर हूं। मेरे जाने से गू फैमिली का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप लोगों को खुश नहीं होना चाहिए? मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। क्या ये सबसे अच्छा आउटकम नतीजा नहीं है? अचेन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जा रहे हो? हम खुश कैसे हो सकते हैं? लियू चेन की आवाज कांप रही थी। आखिर हमने इन सालों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? चूंकि मैं जा रहा हूं तो आपके अच्छे बेटे और अच्छे भाई गुहुआई को अब बाहर निकाले जाने की फिक्र नहीं रहेगी, है ना? हुआई वैसा नहीं है। लियू चिन अब भी उसका बचाव करना चाहती थी, पर मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है गु हुआई बहुत काइंड दयालु है। वो ऐसी चीजों की फिक्र क्यों करेगा, है ना मम्मी? मैंने जानबूझकर काइंड शब्द पर जोर दिया। लियू चिन एक पल के लिए स्पीचलेस हो गईं। ठीक है, ये वो पैसे हैं जो मुझ पर आपके उधार थे, 10,000 रुपए। क्या आप इन्हें गिनना चाहती हैं? मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनके सामने रख दिए। सब एक दूसरे को खाली नजरों से देखने लगे। वहां सन्नाटा छा गया। अचेन, तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए? ग्वानिंग अचानक बोल पड़ी। उसे डर था कि कहीं लियू रुयन मुझे पाल तो नहीं रही। नहीं, मुझे लियू रुयन से जाकर साफ साफ पूछना होगा। गुएन अभी बस एक स्टूडेंट है। फिक्र मत कीजिए, न चुराए हैं न लूटे हैं, ये बहुत साफ पैसे हैं। इतना बोलकर मैं जाने के लिए मुड़ा, पर गिंग हा ने मुझे वापस खींच लिया। गिंग हा के चेहरे पर अब पहले वाला घमंड नहीं था। वो आंसुओं भरी आंखों से मुझे देख रही थी। अचेन, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया है? प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैंने खामोशी से अपना हाथ छुड़ा लिया। सही बात है, मैंने माफ किया है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, इसलिए प्लीज मिस गु, अब मुझे परेशान करने मत आइएगा। गुइंग हा को उसी पल एहसास हुआ कि अब मैं उसे सिर्फ एक अजनबी मानता हूं। मैं उसे अब कभी दीदी कहकर नहीं बुलाऊंगा। मेरे जाने के बाद जियू फैमिली में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फादर ग्वान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे वाकई गू फैमिली की इस पोजीशन की कोई परवाह नहीं थी। यंग मास्टर एचन वापस आएंगे ना? लियू चीन ने फादर ग्वान से पूछा। वो असल में समझ चुकी थी कि मैं जाने का फैसला कर चुका हूं, पर फिर भी वो खुद को धोखा देना चाहती थी। मम्मी, आचन सच में चला गया है। गु वानिंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद सुध बुध खोए हुए ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब मैं उसे कभी प्यार से दीदी नहीं बुलाऊंगा। जब भी वो देर रात तक जागकर काम करेगी, मैं उसके लिए गर्म नूडल्स का कटोरा लेकर कभी नहीं आऊंगा। अपने कमरे में लौटकर ग्वानिंग दीवार के कोने में दुबक गई। उसकी आंख के कोने से एक आंसू टपक पड़ा। क्यों अचेन को इंसाफ नहीं दिया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि फादर ग्वान और लियू चीन ने सिर्फ उस बेकार की खानदानी इज्जत की खातिर ये सच बताने से क्यों मना कर दिया कि उस वक्त मेरे साथ गलत हुआ था। अगर तुम्हें इंसाफ मिल जाता तो क्या तुम रुक जाते? पर वो जानती थी कि जियू फैमिली ने मुझे बहुत गहरे जख्म दिए थे। सॉरी एकिन, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे साथ गलत किया। ग्वानिंग ने अपनी बाहों में अपना चेहरा छिपा लिया और खामोशी से रोने लगी। अगर बाहर वाले उसे इस हालत में देखते तो यकीनन उनके होश उड़ जाते। ये कड़क बिजनेसवुमन इतनी कमजोर भी हो सकती थी। अचानक ग्वानिंग की आंखें तीखी हो गईं। अगर लियू रुयन ने सच में मुझ पर हाथ डाला तो चाहे उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, वो लियू रुयन से मरते दम तक लड़ेगी। पहले उसने लियू रुयन के सामने मेरी बुराई की थी और अब वो मेरे लिए लियू रुयन से लड़ना चाहती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। उसी वक्त गुइंग हा भी किसी खोई हुई रूह की तरह सुन्न खड़ी थी। ये सब ऐसा क्यों हो गया? गुचन ने इतनी मजबूती से जाने का फैसला क्यों किया? क्या उन्हें सच में नहीं पता था? गुइंग हा को अचानक कुछ याद आया। वो पागलों की तरह उस नैनी रूम की तरफ दौड़ी जहां मैं पहले रुकता था। उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक हल्की किरण थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, उसने टेबल पर रखे उस लकड़ी के पपेट को देखा। उस पपेट को देखकर गिंग हा खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। एकिन, बेशक मुझे जीयू हाउस में हो रही इन चीजों का पता नहीं था। अनाथालय वापस जाते वक्त सड़क पर चलते हुए मुझे अपना पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। इस बार आखिरकार मुझ पर गू फैमिली का कोई कर्ज नहीं रहा। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। आगे वो बारबेक्यू स्टॉल अभी भी शोर शराबे और चहल पहल से भरा था। सच कहूं तो पहले मुझे इन लोगों से बहुत जलन होती थी। कितने आजाद और बेफिक्र हैं, किसी और की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं। दूसरे शब्दों में, वो अपने लिए जी रहे हैं, पर अब मुझे भी अपने लिए जीना है। जब मैं अनाथालय वापस पहुंचा तो गेट पर एक जाना पहचाना साया खड़ा था। वो म्यू वांटिंग थी। मुझे लगा वो पहले की तरह भाग जाएगी, पर इस बार उसने पहल की और मेरी तरफ बढ़ी। अचानक उसने खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसकी गर्माहट महसूस करते हुए मुस्कुराया। मैंने उसका सिर सहलाया। पागल लड़की, क्या हुआ? पहले मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? म्यू वांटिंग ने मेरी कमर पर जोर से चुटकी काटी। आउच, क्या कर रही हो?
बस तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी। क्या मैं नहीं कर सकती? उसका वही पुराना घमंडी अंदाज देखकर मुझे लगा कि पुरानी न्यू वांटिंग वापस आ गई है, पर अगले ही सेकंड वो फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर गुचेन, आप सच में बहुत बड़े इडियट हो, बुद्धू हो, बेवकूफ हो। उस यंग लड़की ने अपनी किशोरावस्था, टीनेज की सारी मासूम फीलिंग्स मुझ पर न्यौछावर कर दी थीं, पर मुझे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ। उसे रोते देख मैंने अनाड़ियों की तरह उसे चुप कराने की कोशिश की। रो क्यों रही हो? किसने बुली किया तुम्हें? मुझे बताओ, मैं जाऊंगा। आप ही हो जिसने मुझे बुली किया है। न्यू वांटिंग ने मेरी तरफ इशारा किया। उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे। हा, मैंने तुम्हें कैसे बुली किया? मैंने अपनी नाक छुई, सच में समझ नहीं पा रहा था। जो भी हो आप ही थे। इतना क्यों पूछना? न्यू वांटिंग ये तो कह नहीं सकती थी कि वो मुझे पसंद करती है, पर मेरी एक और गर्लफ्रेंड है ना? ठीक है, मेरी गलती थी। क्या अब ठीक है? छोटी मेम साहब, मैंने जल्दी से माफी मांगी। ये हुई ना बात। न्यू वांटिंग ने आखिरकार मुझे माफ कर दिया, फिर अचानक सीरियस हो गई। सू वॉनरो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे बुली मत करना। सुना तुमने? अपनी बात खत्म करके उसने मुझे छोड़ दिया, मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इसे कहते हैं जुबान कड़वी पर दिल मोम जैसा। अगली सुबह जल्दी जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया। मिस्टर प्रिंसिपल, आपके पास मुझे ढूंढने का टाइम कैसे निकल आया? मेरा चेहरा शक से भरा था। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा। असल में उन्हें फोन पर बात करने वाले उस इंसान पर भी पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने पहले मुझे टटोलने का सोचा। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? उन्होंने अपने हाथ पीछे बांध लिए और एकदम शांत और गंभीर दिखने की कोशिश की। टीचर, मुझ जैसे यंग स्टूडेंट को बुली मत कीजिए। मुझे यकीन नहीं था कि वो बस मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है, मेरे साथ ऑफिस चलो। मैंने तुम्हारी क्लास टीचर से परमिशन ले ली है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आजकल तुम्हारे ग्रेड्स इतने क्यों गिर गए हैं? प्रिंसिपल का लहजा बदल गया। उन्होंने मेरी कड़ी मेहनत देखी थी, पर पिछले 1 साल में मेरे ग्रेड्स लगातार गिर रहे थे। हालांकि हाल ही में सुधार हुआ था, पर पहले मैं टॉप 10 में रहता था। मुझे टिंगुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी मिलने की उम्मीद थी। पिछली इंटर स्कूल एग्जाम में मैं टॉप 20 से भी नीचे गिर गया था, कभी कभी तो टॉप 200 के भी पीछे चला गया था। हा, खैर, फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं सिर्फ उनके पीछे ऑफिस तक जा सकता था। ऑफिस पहुंचकर मैंने आदत के मुताबिक प्रिंसिपल के लिए चाय बनाई। प्रिंसिपल ने एक घूंट भरा और अचानक रुक गए। ये कौन सी चाय बनाई है? वही जो आपकी अलमारी कैबिनेट में थी। मैंने शांति से एक घूंट पिया। वाकई बहुत टेस्टी है। प्रिंसिपल को तो जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। ये प्रीमियम द होंग पाओ चाय थी जो उनके पुराने फौजी साथी ने उन्हें गिफ्ट की थी। अक्सर वो खुद इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते थे, और मैंने इतनी सारी इस्तेमाल कर ली थी। मेरी प्रीमियम द हंग पाओ। चलो, इसे अपनी तरफ से एक एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई समझो, पर तुम्हें ढंग से पढ़ना होगा। पढ़ो ताकि अपनी एक अलग पहचान बना सको। समझ गया। मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये चाय वाकई बहुत बढ़िया है। जाते वक्त प्रिंसिपल से थोड़ी और मांग लूंगा। प्रिंसिपल ने शायद मेरे विचार पढ़ लिए थे। वो मन ही मन बुदबुदाए, इससे अच्छा है मैं तुम्हें अपनी जान ही दे दूं। अचानक प्रिंसिपल की बातों ने मेरे मुंह की चाय फुकवा दी। ग्वेन, क्या तुम डॉक्टर लियू को डेट कर रहे हो? मिस्टर प्रिंसिपल, आपने क्या कहा? मैंने अपने मुंह के कोने से चाय पोंछी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बदतमीजी मत करो, डोंट प्ले डम। प्रिंसिपल का चेहरा काला पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से तुम स्कूल के बाद बार बार डिस्पेंसरी, इन्फर्मरी क्यों भाग रहे हो? एक्चुअली उनका मतलब डांटना नहीं था, बस एक स्टूडेंट और स्कूल डॉक्टर के बीच रोमांस एक टैबू है। किसी ने पहले फोन करके इसकी रिपोर्ट की थी और कहा था कि अगर उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो वो इसकी शिकायत एजुकेशन ब्यूरो में कर देंगे। वो लियू रुयन की फैमिली का बैकग्राउंड जानते थे, बहुत ही डरावना, पावरफुल। अगर ये बात सच में एक्सपोज हो गई तो निकाला मुझे ही जाएगा और मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सच उगल दो। मैंने खुद को शांत किया और समझाया, मिस्टर प्रिंसिपल, आपको गलतफहमी हुई है। मैं डिस्पेंसरी इसलिए गया था क्योंकि मैं पहले बेहोश हो गया था और मेरे पास मेडिकल फीस के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने कर्ज चुकाने के लिए डॉक्टर लियू के पास काम किया। तो फिर तुम्हारा और डॉक्टर लियू का साथ में स्कूल आना जाना क्या है? और परसों रात आधी रात को तुम डॉक्टर लियू को स्कूल वापस लाए, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्रिंसिपल अभी भी बेचैन थे। उन्हें डर था कि कहीं खिचड़ी पक तो नहीं गई। राइस वॉज ऑलरेडी कुक्ड। मिस्टर प्रिंसिपल, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मैंने उन्हें डॉक्टर लियू के मुझे बाहर स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाने और डिनर पार्टी में जाने की पूरी कहानी बता दी। उस वक्त वॉनरो भी वहां थी। वॉनरो? प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जुबान फिसल गई है। मैंने जल्दी से सुधारा, क्लासमेट सू वॉनरो। वो और डॉक्टर लियू अच्छे दोस्त हैं। प्रिंसिपल ने एक पल सोचा। एक काम करते हैं,
तुम मेरे साथ डॉक्टर लियू के पास चलो ताकि आमने सामने सब साफ हो जाए। उसकी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा पैनिक हो गया, डर था कि डॉक्टर लियू कहीं गलत न समझ लें। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? प्रिंसिपल को बस ये डर था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं है, बस डर है कि डॉक्टर लियू बुरा न मान जाएं, मैंने बेबसी से कहा। पर ये सारी बातें बाहर एग्जाम पेपर्स देने आई सू वॉनरो ने सुन ली थीं। उसने पेपर्स को कसकर पकड़ लिया। वो अंदर से घबरा गई। ऐसा नहीं होगा। ब्रदर गुएन डॉक्टर लियू के साथ कैसे हो सकते हैं? जब मैं और प्रिंसिपल डिस्पेंसरी पहुंचे, लियू रुयन एक स्टूडेंट को चेक कर रही थी। सू वॉनरो भी दबे पांव हमारे पीछे आ गई। मैं तुम्हें जुकाम की कुछ दवा दे देती हूं। गर्म रहने पर ध्यान दो और खूब गुनगुना पानी पियो। लियू रुयन के बोलने के बाद वो स्टूडेंट चला गया। प्रिंसिपल मुझे अंदर ले गए। डॉक्टर लियू, हम एक बात पता करने आए हैं। उन्होंने किसी के रिपोर्ट करने वाली बात बताई कि मैं और लियू रुयन डेट कर रहे हैं। लियू रुयन सन्न रह गई। इतना खाली आइडल कौन है? अचानक उसे उस घटिया इंसान खान का ख्याल आया। उसके अलावा और कौन इतना बोरिंग काम करेगा? लियू रुयन ने प्रिंसिपल को पूरी कहानी समझा दी। प्रिंसिपल ने आखिरकार चैन की सांस ली। दरवाजे के बाहर सू वॉनरो ने भी राहत की सांस ली। उसे डॉक्टर लियू पर शक करने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया। तो फिर मैं और ये बदतमीज अब चलते हैं। तकलीफ के लिए सॉरी डॉक्टर लियू, प्रिंसिपल ने कहा और मुझे वहां से ले गए। मेरे जाते ही सोफिस्टिकेटेड बिजनेस सूट और ब्लैक हाई हील्स पहने एक औरत डिस्पेंसरी के दरवाजे पर दिखी। ये ग्वानिंग थी। लियू रुयन खान को सबक सिखाने का तरीका सोच रही थी। किसी को अंदर आते देख उसे लगा कि कोई स्टूडेंट है। सिर उठाकर देखा तो एहसास हुआ कि ये वही है जिसने उस रात डिनर पार्टी में मेरी बहन होने का दावा किया था। उसे ग्वानिंग के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तुम यहां क्या कर रही हो? अभी भी पार्टनरशिप के बारे में सुनना है? मैं यहां क्या कर रही हूं? मुझे तो ये पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है, ग्वानिंग ने गुस्से में कहा। लियू रुयन और भी उलझन में पड़ गई। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? तुमने ग्वेन के साथ क्या किया? ग्वानिंग ने सवाल किया। लियू रुयन का सिर फटने लगा। मेरे और ग्वेन के बीच जो भी हो रहा है, क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? मैं ग्वेन की बहन हूं। तुम बताओ कि ये रेलेवेंट है या नहीं? ग्वानिंग चिल्लाई। तुम्हें अब भी खुद को ग्वेन की बहन कहने की हिम्मत है? लियू रुयन का चेहरा मजाक से भरा था। जिस तरह तुमने मेरे सामने पहले उसकी बुराई की थी और अब उसकी बहन होने का दावा कर रही हो, क्या ये बहुत बेशर्मी की बात नहीं है? लियू रुयन की आंखें अचानक तीखी हो गईं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? जब ग्वेन कमजोरी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश हुआ था, तब तुम कहां थी? जब उसके पास मेडिकल बिल्स चुकाने के पैसे नहीं थे, तब तुम कहां थी? अब तुम्हें आकर मुझसे सवाल करना याद आ रहा है। इससे पहले तुम कहां थी? तुम क्या कह रही हो? एकिन पहले बेहोश हुआ था? ग्वानिंग पैनिक हो गई। उसे इस बारे में क्यों नहीं पता था? जाहिर है वो तुम्हें कभी पता नहीं चलने देता। लियू रुयन ने दो टूक बात की। कुल मिलाकर बात यह है कि बेहतर होगा कि तुम एचिन पर कोई डोरे न डालो। नो डिजाइन्स ऑन एचिन। ग्वानिंग जानती थी कि गलती उसकी है, इसलिए उसे मुड़कर वहां से जाना पड़ा। वो मेरा स्कूल खत्म होने का वेट करना चाहती थी ताकि मुझसे पर्सनली मिलकर सब साफ कर सके। ग्वानिंग को जाते देख लियू रुयन ने उसे मन ही मन पागल, लूनेटिक कहा। दोपहर में जब मैं मदद के लिए डिस्पेंसरी गया तो पता चला कि ग्वानिंग वहां आई थी। सू वॉनरो खामोशी से अपना सिर झुकाए मेरे बगल में बैठी थी। अभी भी अपने पहले वाले शक पर शर्मिंदा थी। वैसे डॉक्टर लियू, क्या आप जानती हैं कि प्रिंसिपल को हमारी रिपोर्ट किसने की? लियू रुयन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर में उसने खान का नाम नहीं लिया। खान ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम निपट सको। मुझे अभी पक्का नहीं पता, पर फिक्र मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। उसका इरादा अपनी बहन से मदद मांगने का था, पर उस पागल लियू रक्षु के बारे में सोचकर ही उसका सिर दुखने लगता था। तभी मुझे एक फोन आया। ये नूडल शॉप वाली शेंजी थी। फोन के दूसरी तरफ वो हकला रही थी। उसकी आवाज सिसकियों से भरी थी। घबराओ मत, धीरे बोलो। मैंने उसे तसल्ली दी और फोन स्पीकर पर रख दिया ताकि सू वॉनरो फिक्र न करे। ग्वेन, मेरी बहन बीमार है। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। शेंजी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। वो जानती थी कि किसी ऐसे इंसान से पैसे मांगना जिसे वो ज्यादा समय से नहीं जानती, उसे एक गोल्ड डिगर या धोखेबाज जैसा दिखा सकता है, पर उसने अपने सारे रिश्तेदारों से मांग कर देख ली थी। उसके रिश्तेदारों को उसके जुआरी पिता के बारे में पता था और वो जानते थे कि वो अभी बस एक फ्रेश ग्रेजुएट है, इसलिए कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं था। यहां तक कि ऑनलाइन लोन वालों ने भी उसके पिता के कर्ज की वजह से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जब से उसकी मां गुजरी थी, वो और उसकी बहन एक दूसरे के सहारे सरवाइव कर रही थी। खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए वो एक कोमल लड़की से ऐसी कड़क औरत बन गई थी जो सड़क पर उसकी हालत देखकर उसे लगा था कि जिंदगी बेहतर हो रही है,
पर किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। उसकी बहन को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। इकलौती अच्छी खबर यह थी कि हॉस्पिटल को मैचिंग बोन मैरो मिल गया था और सर्जरी किसी भी वक्त हो सकती थी। बुरी खबर यह थी कि सर्जरी की फीस 200,000 रुपए थी। उसने घर का सारा सामान और अपना 70 मीटर का घर तक बेच दिया था, पर फिर भी सिर्फ 150,000 ही जुटा पाई। उसने खून बेचने के बारे में भी सोचा, पर सेहत ठीक न होने की वजह से उसे मना कर दिया गया। यहां तक कि उसकी नूडल शॉप भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। सारे गुंडे जानते थे कि उसका पिता जुआरी है और वो मुसीबत मोल लेने से डरते थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने आखिर में मुझसे मदद मांगने का सोचा। मुझे पता है ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। शेंजी ने अपने होंठ इतने जोर से भींच लिए कि उनमें से खून निकलने लगा। मैंने सू वॉनरो और लियू रुयन की तरफ देखा। तुम दोनों को क्या लगता है? मैं कोई संत नहीं हूं। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए बिना शर्त सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकता जिसे मैं सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूं। शेंजी को पहले दिए गए 20,000 मिलाकर मेरे पास अब सिर्फ 50,000 बचे थे। ये वही पैसे थे जो मैंने नूडल शॉप की मरम्मत के लिए रखे थे। लियू रुयन और सू वॉनरो दोनों खामोश थीं। लियू रुयन एक बिजनेस पर्सन है, वो फायदे को अहमियत देती है। ये पक्का नहीं है कि शेंजी कर्ज चुका पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ सू वॉनरो अपनी बीमारी के बारे में सोच रही थी। फोन के दूसरी तरफ मेरी खामोशी सुनकर शेंजी इतनी बेचैन हो गई कि अनाप शनाप बोलने लगी। बस आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सब चौंक गए। मैंने भी अपनी भौहें से कोड़ी। सॉरी मिस शेन, आप ज्यादा सोच रही हैं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। शेंजी दीवार के सहारे लगकर अपनी बहन के लिए खामोशी से रोने लगी। उसने अपनी इज्जत तक बेचने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, फिर भी उसे बदले में कोई उम्मीद नहीं मिली। उसी पल सू वॉनरो ने मेरा हाथ पकड़ा और संजीदगी से मेरी तरफ देखा। मिस शेन को पैसे दे दो। लियू रुयन और मैं दोनों दंग रह गए। वॉनरो तुम। लियू रुयन कुछ कहना चाहती थी, पर सू वॉनरो ने उसे टोक दिया। कोई बात नहीं, मुझे ग्वेन पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि मिस शेन का वो मतलब नहीं था। सू वारो ने अपना सिर हिलाया। वो बीमारी की तड़प को बहुत अच्छी तरह समझती थी। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। वॉनरो, क्या तुम श्योर हो? मैंने फिर से पूछा। ये 50,000 असल में तुम्हारे लिए इमरजेंसी के लिए रखे थे। सू वॉनरो ने सिर हिलाया। मैं श्योर हूं। उसे मानती देख मुझे कोई ऐतराज नहीं था। मेरा प्लान बाद में नूडल शॉप जाकर शेंजी को पैसे देने का था। ओ वॉनरो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? लियू रुयन ने सू वॉनरो का सिर थपथपाया। मेरे काम खत्म करने का वेट करो। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि ग्वानिंग काफी देर से वहां वेट कर रही थी। मुझे बाहर आते देख वो रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ी। मेरा सिर फटने लगा। ये गू फैमिली के लोग किसी भटकती रूह की तरह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या मैंने पहले साफ साफ नहीं कहा था? मैंने वॉनरो का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा, पर गेट पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ थी कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। ग्वानिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे झटक दिया। अचेन, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं है। जो कहना है यही कहो। मैंने साफ मना कर दिया। ग्वानिंग के पास कोई चारा नहीं था तो उसने अपनी नजरें सू वॉनरो पर टिका दी। छोटी बच्ची, तुम ग्वेन की क्लासमेट हो ना? मैं उसकी बहन हूं। बस करो। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मैं नहीं चाहता था कि सू वॉनरो इस सब में घसीटी जाए। तो क्या अब आचन? ग्वानिंग अब भी जोर दे रही थी। चलो, मैंने सू वॉनरो से कहा। यह दूसरी बार था जब उसने मुझे इतना गुस्से में देखा था। पिछली बार तब था जब मैं चाकू वाले उस गुंडे का सामना कर रहा था। वॉनरो थोड़ी फिक्रमंद थी। ब्रदर ग्वेन, क्या आपको मेरी? कोई बात नहीं, तुम बस बाद में खाने पर ध्यान देना, मैंने उसे तसल्ली दी। ग्वानिंग ने हमारी नजदीकी देखी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो सू वॉनरो के साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। हम एक कैफे गए। ग्वानिंग ने पहले से ही खिड़की वाली सीट रिजर्व कर रखी थी। अचेन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? वेटर, वो डिशेज ले आओ जो मैंने पहले ऑर्डर की थी। वो खाने के जरिए मुझे वहां रोकना चाहती थी, इसलिए मुझे जाने का ख्याल छोड़ना पड़ा। क्लासमेट, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, ग्वानिंग ने वारो से कहा। सू वॉनरो थोड़ी घबराई हुई थी। ये पहली बार था जब वो मेरी फैमिली का सामना कर रही थी। मेरा नाम सू वॉनरो है। सू वॉनरो, ये बहुत खूबसूरत नाम है। मैं ग्वेन की बहन हूं। तुम मुझे बस ग्वानिंग कह सकती हो। ग्वानिंग की बात खत्म होते ही मैंने उसे टोक दिया। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मैं वारो को इसमें नहीं घसीटना चाहता था। ग्वानिंग ने वारो की तरफ देखा और फिर भी बोलने का फैसला किया। एचन, क्या तुम्हें लियू रुयन ने पालकर शुगर बेबी रखा है? ये सुनकर वॉनरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं भी हैरान था। लियू रुयन ने सिर्फ ये कहा था कि ग्वानिंग उससे मिलने आई थी। उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था।
इसका आपसे क्या लेना देना? मैंने ठंडे लहजे में कहा। अचेन, तुम सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ग्वानिंग अभी भी मुझे सलाह देना चाहती थी। सही बात है, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। मैं जीयू फैमिली में भी पैसों के लिए ही वापस आया था। आपकी ज्वेलरी चुराना भी पैसों के लिए ही था। अब आपको तसल्ली मिल गई। इतना कहकर मैंने सू वॉनरो को हाथ पकड़कर उठाया और वहां से चल दिया। ग्वानिंग जल्दी से हमारे पीछे भागी। अचेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस फिक्रमंद थी कि कहीं कोई तुम्हें ठग न ले। मैं रुका और मुड़कर उसे देखा। दीदी, आप बहुत पहले ही मेरी दीदी रहना छोड़ चुकी हैं। क्या आप भूल गई हैं? इतना कहकर मैं दोबारा पीछे नहीं मुड़ा। ग्वानिंग वहीं सुन्न खड़ी रह गई। उसे अपनी सुध वापस पाने में काफी समय लगा। मेरे मुंह से खुद को दीदी नहीं सुनना उसके दिल में एक खंजर जैसा लगा। उसमें मेरा नाम साफ करने, इंसाफ दिलाने की हिम्मत तक नहीं थी, फिर भी वो मुझसे माफी की उम्मीद कर रही थी। कितनी रिडिकुलस बात है। सू वॉनरो और मैं नूडल शॉप पहुंचे, पर दुकान तो खुली थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। मिस शेन, कोई है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे दिल में एक बुरा अंदेशा होने लगा। इसी बीच हाई सिटी के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री का बहुत बड़ा बेसमेंट था। अंदर लोगों का भारी शोर था। दर्जनों जुए की टेबल जुआरियों से भरी थीं। मुझे थोड़ा और उधार दो, मैं पक्का ये वापस जीत लूंगा। ऐसी चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। शेंजी ने पहली बार ये नजारा देखा था। उसने अपनी कमर में छिपाए हुए उस तेज चाकू को कसकर पकड़ लिया। जल्दी चलो, सुस्ती मत दिखाओ। उसे ले जाने वाला वही हट्टा कट्टा आदमी था जिसने पहले नूडल शॉप पर हंगामा किया था। एकदम अंदर वाले कमरे में पहुंचकर वो आदमी रुका और इज्जत से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, एक बुजुर्ग आवाज आई। शेंजी अंदर गई और देखा कि एक आदमी उसे सिर से पैर तक घूर रहा है। क्या तुम बूढ़े शेन की बेटी हो? मेरा उस जुआरी से कोई रिश्ता नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। और गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक करें एंड हेल्प इन अचीविंग द टारगेट ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स।